तो GCD को मैं इनके कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकता हूँ। यस ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि हाँ अब अगर मैंने एक नंबर है A और मैं किस में काम कर रहा हूँ, मॉड्यूलो M में काम कर रहा हूँ, ठीक है। Yes sir. Alright, and I want to find out A inverse. This is the objective. Now I said कि हाँ अब मैं A inverse निकाल सकता हूँ। कैसे? अगर if M is a प्राइम, if A and M are relatively prime. Relatively prime का मतलब क्या है? GCD 1 में होगा। GCD 1 है। GCD 1 है तो अब मैं इसके थ्रू यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। इसके थ्रू मैं यहाँ पर आऊँ तो इसका मतलब है कि मैं H को फाइंड आउट कर सकता हूँ such that कि S टाइम मैं प्रॉब्लम में ये देता हूँ एक्सटेंडेड GCD और इसमें मैं A पास करता हूँ और B की जगह मैं M पास करता हूँ, ठीक है। तो मुझे H फाइंड आउट होगा जो कि S टाइम A हाँ ये H एक्चुअली 1 होगा प्लस T टाइम्स M होगा, ठीक हो गया। Yes sir. ऑलराइट, ठीक है। और I know कि because these two were relatively prime, okay, so GCD was 1. 1. So I can represent this thing as A is equal to S time A plus T time M, ठीक है। I wanted to find the inverse of A. What is inverse of A? Inverse of A means A times A inverse is equal to 1. 1 all right, Yes sir. is actually congruent to 1. सही है। So this expression says what? इस expression को अगर मैं मॉड्यूलो M में लूँ, ये चीज अगर मैं मॉड इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ मॉड M में लूँ तो ये चीज तो वैसे 0 देगी, तो एक्चुअली ये चीज बराबर है 1 के, Yes sir. ओके। अगर ये चीज है बराबर 1 के तो इसका मतलब है S जो है वो A का इनवर्स है, ठीक है। तो यूजिंग दिस आई कैन एक्चुअली फाइंड A इनवर्स इन मॉड M, ये बता देंगे T dot M कैसे 0 होगा? सॉरी T dot M एक्सटेंड करते क्योंकि अगर मैं मॉड M में काम कर रहा हूँ तो T टाइम M जो है वो M से डिविजिबल होगा, हैं। Yes sir. तो ये इसका मॉडुलो 0 आएगा, Yes. ठीक है। ठीक है। तो ये यही है, ये इससे मैं रिमाइंडर इसी से कर पा रहा हूँ, ठीक हो गया। ऑलराइट, तो इसका मतलब है मैं A इनवर्स निकाल सकता हूँ मॉड M, ठीक हो गया। Yes sir. अच्छा ये हो गया। उसके बाद हमने जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की थी वो क्या थी कि अगर हमने G to the power X निकालना, when X is huge number, if X is a huge number, okay, so I can find this G to the power X using fast powering, ठीक है। Yes sir. I can using fast powering I can calculate this. No. So अगर G to the power X बराबर H है, मैं कहूँगा कि I can easily calculate H, Okay, तो ठीक हो गया। ये बात समझ आई? यस सर। लेकिन एक बात छोटी सी रह गई थी, वो ये कि इसके थ्रू हमने एक और प्रॉब्लम कहा था जिसका नाम था DLG। What was that? Discrete log problem. Discrete log क्या कहते हैं? Discrete log problem, sir. Discrete log problem. And what was that? For the first problem we saw, जिसमें इसका इनवर्स फाइंड करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। We found a problem जिसका इनवर्स फाइंड करना इम्पॉसिबल है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, ठीक है। अगर मैं आपको H दे दूं, if I give you H, so if H is available और आपने X निकालना हो तो आप X नहीं निकाल सकते, क्यों? The only way to find X is कि जिस आप मॉड्यूल में बैठे हुए हैं उस पर सारे ट्राई करने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया, सही है। ये बस सुना ठीक है। Sir एक question है। जी जो आप कह रहे हैं इनवर्स निकल सकते हैं 2 नंबर्स के मॉड्यूलर में किसी में M में। तो जब मॉड्यूलर में आप आएंगे तो जो आपका इनवर्स निकलेगा वो ओरिजिनल A का इनवर्स मतलब उस मॉड्यूलर में तो होगा, लेकिन ओरिजिनल अगर आप इंटीजर्स या रियल नंबर या नेचुरल नंबर की बात करें उसमें तो वो नहीं होगा ना उसका इनवर्स। देखो इनवर्स जब हम
किसी मॉड में बैठे होते हैं तो उसी मॉड में ही उसका इन्वर्स की बात करते हैं, ठीक है? वो उस मॉड में उसका इन्वर्स होता है सही और हर मॉड में उसका इन्वर्स डिफरेंट होगा, ठीक है ठीक है? अगर मैं m की वैल्यू चेंज करूंगा तो उस नंबर का मॉड भी चेंज हो जाएगा। सही ऐसा नहीं कि इस मॉड में इसका जो इन्वर्स था वही उस मॉड में भी होगा, ऐसा नहीं होगा। हर मॉड में उसका इन्वर्स बदलता जाएगा, ठीक है? कोई प्रॉब्लम? डिस्क्रीट लॉग प्रॉब्लम से हमने अपना पहला सीक्रेट मेकिंग एल्गोरिथम लिखा था और वो था डेफी-हेल्मन प्रॉब्लम, ओके? और डेफी-हेल्मन प्रॉब्लम वर्क्स Hellman key exchange, okay? And the idea behind Diffie-Hellman key exchange is कि ये हमारे पास Alice है, ये Bob है, okay? और ये हमारे पास पब्लिक वर्ड है, ठीक है? और इनके दरम्यान में जो भी कम्युनिकेशन होगी वो पब्लिक कम्युनिकेशन। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले एलिस और बॉब मिलकर क्या डिसाइड करते हैं, एक प्राइम नंबर डिसाइड करते हैं जिसके मॉड्यूलो में काम कर रहे हैं, यस सर, व्हिच मींस कोई भी नंबर उनके उससे रिलेटिवली प्राइम होगा, ठीक है? और अगर हम मॉड्यूलो p में कोई भी नंबर लेंगे तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है? तो दो प्राइम नंबर रिलेटिवली प्राइम होते हैं, दो प्राइम नंबर होते हैं, ठीक? तो मैं मॉड्यूलो p में काम कर रहा हूँ और साथ में एक नंबर दिया g कोई भी एक नंबर है इन p। वैसे तो g एक बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है, मैं बताऊंगा क्या क्या होता है, तो प्रिमिटिव ग्रुप कहते हैं। अच्छा, सर जिस भी मॉड्यूल में काम कर रहे हैं वो प्राइम नंबर है, जिस मॉड्यूल में काम कर रहे हैं वो प्राइम, ये p जो है वो प्राइम है, सो p इज एसेंशियली प्राइम, ठीक है? g एक नंबर है इस p मॉड्यूलो में, ठीक है? सो g इज इन zp, ठीक है? ऑलराइट, ऑफ कोर्स ये जीरो नहीं, ठीक है? ठीक है? इसको zp स्टार कहते हैं। zp स्टार का मतलब है कि जीरो को निकालो, ठीक है? अच्छा, तो हमने ये दो नंबर पब्लिक लिए, उसके बाद a क्या करता है, एक नंबर सोचता है, शाबाश, a एक नंबर सोचता है, वो जी टू द पावर, ठीक है? वो g की पावर a लेता है और किसमें, उसी बॉडी में मॉड p में, तो ये कोई नंबर आएगा, लेट मी कॉल दिस h1, जो कि मॉड्यूलो p में भी पड़ा होगा, जो मॉड्यूलो p में है, ठीक हो गया? और ऑफ कोर्स ये h1 कंप्यूट किया जा सकता है यूजिंग फास्ट पावर, यस सर, ठीक है? तो इसने ये पब्लिक कर दिया, क्या, h1, ठीक हो गया? b क्या करता है, b जो उसने पावर सोची थी वो उसने पब्लिक नहीं की ना, नहीं पब्लिक नहीं किया, लेकिन उस पावर लेके जो कंप्यूट किया है वो पब्लिक कर दिया। ये पावर कितना a में बताएगा, ये पावर जिस तरह p बढ़ा उतना ही वो बड़ी हो सकती है, ठीक है? सही? b में आ गया, b ने क्या किया, b ने भी एक नंबर लिया, b उसको नहीं पता उसने क्या नंबर लिया, ठीक है? उसने g टू द पावर b कंप्यूट की जो कि कोई और नंबर निकलेगा, लेट मी कॉल दिस h2, और उसने ये h2 पब्लिक कर दिया, ठीक हो गया? यस सर, सही हो गया? अब a क्या करता है, a ये करता है, क्या करता है, h1 की पावर b ले, h2 की पावर a ले, a लेता है, उसको b नहीं पता भाई, तो ये सिर्फ इसकी पावर ले सकता है। h2 असल में क्या है, g टू द पावर b है, यस तो ये एसेंशियली क्या हो जाएगा, g टू द पावर AB b टू द पावर a, which essentially is g to the power a, AB ठीक हो गया? ऑलराइट, तो मतलब नहीं, ये क्या करेगा, ये h1 की पावर ले, ये इसने h2 लिया था, ये h1 लेगा, ये h1 लेगा, उसकी पावर b दे देगा, which essentially means ये क्या हो जाएगा, g to the power a to the power B b, which essentially is g to the power. Does this make sense? Okay. And of course we are working in modulo p. Okay. Don't forget that. हम सब कुछ जो काम कर रहे हैं वो modulo p में कर रहे हैं। एक एग्जांपल से रिलेट करते हैं, नहीं, ये बहुत बड़े-बड़े नंबर होते हैं। ठीक है? 1000 जो बुक है उसमें एग्जांपल दी है।
ठीक है, बट आई थिंक दिस इज वेरी वेरी क्लीन। ऑलराइट, तो दोनों के पास सेम सीक्रेट आ गया, है ना? तो एक बात बताओ, इसको मैं सीक्रेट कह देता हूँ एस। ये दोनों का सेम सीक्रेट है, एस एस, कोई मतलब नहीं, ठीक है? अब मैं तुम्हें पहला क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम बना के दिखाता हूँ जो कि सीक्रेट की बेस पे चलेगा, ठीक है? एक बात बताओ, ये जो सीक्रेट इन दोनों ने बनाया है, ये सीक्रेट बनाया है, इन दोनों का, ये दोनों जो हैं, क्या एस इनवर्स कंप्यूट कर सकते हैं? यस सर, कर सकते और ये भी एस इनवर्स कंप्यूट कर सकता है, यस जी। ठीक हो गया? क्यों क्यों? जीसीडी 1 है। क्योंकि तुम्हें पता है कि एस कोई भी नंबर होगा पी के अंदर, और क्योंकि पी प्राइम नंबर है तो एस उससे रिलेटिवली प्राइम होगा, तो एस का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। एक्सटेंडेड जीसीडी कॉल करो, और एक्सटेंडेड जीसीडी में ए की जगह पर एस रख दो और बी की जगह पर पी रख दो, तो आपका एस का इनवर्स आ जाएगा। समझा तो नहीं? नो सर। ठीक है, आपने एस इनवर्स कंप्यूट कर लिया, ठीक है? ये बात समझ आ गई? ठीक है, अब मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूँ जो कि बड़ी सरप्राइजिंग है कि इन दोनों के दरमियान में बहुत बड़ा गैप है, फ्यू इयर्स का गैप है, बट इट्स ए वन लाइन। सर ये आखिरी पॉइंट रिपीट कर यस इनवर्स का नहीं समझ बेटा दुरमान, एक्सटेंडेड जीसीडी के थ्रू मैं इनवर्स निकाल सकता हूँ, ठीक है? अभी मैंने बताया था ना कि एक्सटेंडेड जीसीडी के थ्रू, एक्सटेंडेड जीसीडी ये था, और हमने कहा था एक्सटेंडेड जीसीडी के थ्रू मैं ए इनवर्स निकाल सकता हूँ, ठीक है? एक्सटेंडेड एल्गोरिथम, एक्सटेंडेड जीसीडी जो मैं एल्गोरिथम किया था उसके थ्रू मैं एक्चुअली किसी भी नंबर का इनवर्स निकाल सकता हूँ उस मॉडल में, ठीक है? तो इनवर्स मेरे पास आ गया, तो अब अगर मेरे पास ये एस दिया हुआ है तो उसका मतलब मैं उसका एस इनवर्स निकाल सकता हूँ, ठीक है? ऑलराइट, ए और बी इन दोनों के जी जी सर इनवर्स माइनस में भी दो से करें। नहीं, माइनस में, अच्छा अगर माइनस में हुआ भी सही तो आई नो कि उसके अंदर अगर मैं उसका मॉड ले लूं m के साथ तो वो दोबारा पॉजिटिव आ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो अगर s अगर नेगेटिव भी आता है यस सर। तो उसका मॉड ले लूंगा m से तो वो दोबारा से पॉजिटिव आ जाएगा। जो है आप पी कितना बड़ा प्राइम है? सही? पी कितना बड़ा प्राइम है? p 200 z 200 में भी 1000 z, ठीक है? ऑलराइट, आपने s इनवर्स कंप्यूट कर लिया ना? ऑलराइट, अब ये जो अगला है उसका नाम है अलगमाल क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम। क्रिप्टोग्राफिक क्या हुआ? नाम I don't know ये किसको बंदा कौन था? जमाल स्पेनिश हो सकता है। It looked like स्पेनिश में भी कुछ अरबिक वर्ड I don't know मैं टाइम तक ब्रेक लेते हैं तो देखूंगा। खैर, अच्छा भाई, अगेन वी आर हियर, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर एक इंटायर वर्ल्ड है जिसको पब्लिक, दोनों के दोनों क्या बना चुके हैं? सेम एस इनवर्स। दोनों S सीक्रेट बना चुके हैं और दोनों अपने सीक्रेट का इनवर्स भी जान चुके हैं। दोनों को सेम बात पता है। सेम बात पता है और वो पूरी दुनिया में किसी और को नहीं पता, ठीक है? दोनों के दरमियान मैसेजिंग होनी है, ठीक है? क्या करें? मैसेजिंग करनी है हमने, so here is the way to do messaging, okay? और मैसेजिंग में मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि लेट्स से वो अल्फाबेट बाय अल्फाबेट उसको वो भेजना चाहता है, ठीक है? मतलब मैसेज एन्क्रिप्ट करके। हाँ हाँ, मैसेज एन्क्रिप्शन। ठीक, okay? So here is the way. जो मैसेज उसने भेजना है वो है M, ठीक है? लेट्स से B A को एक मैसेज भेजना चाहता है, ठीक है? ये पता है करेगा, ये मैं नंबर देता है क्या कहता है? क्या हुआ? कहना मोबाइल उठाएगा। ये M नंबर लेता है, ठीक है? इस M को वो S से मल्टीप्लाई करता है, ठीक है? वो उधर जाके उसका इनवर्स ले लेगा। खैर, ये मैसेज इसको भी मिल जाता है M टाइम S, ओके? अल्फाबेट हाँ? अल्फाबेट है जो भी है, M कोई भी नंबर हो सकता है। इसका मतलब ये है कि m के हर मतलब अगर एक स्ट्रिंग है तो उसके हर एलिमेंट का मैच से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। Yes, ठीक है?
सो m मल्टीप्लाई बाय s, ठीक है? Yes, sir. यहाँ पर आया, ये करता है, ये m into s उठाता है, मल्टीप्लाई बाय s इनवर्स करता है। तो m वापस कर दो। This will become 1. Yes sir. Okay? So whatever left is m. Alright? Yes, sir. Beautiful. हाँ? Level नहीं हो गया? Yes sir. अगर E को S पता चल गया तो फिर क्या होगा? Sorry? इसको ऐसे ही तो नहीं पता। S तो पता नहीं होगा। यही तो हमने make sure किया कि ऐसे उसको ना पता। S inverse नहीं पता। उसको S भी नहीं पता, उसको S inverse भी नहीं पता। उसको अगर S पता लग गया तो उसको S inverse पता लग जाएगा। उसको S ही नहीं पता। ठीक है? Next. So मैं से पासिंग स्टार्ट करेंगे। The birth of first cryptographic system. तो इसका मतलब है कि अगर हम वैसे अगर एस के पता चलने का खतरा हो, फॉर एग्जांपल हम अगर यही तो हमने यही हर टर्न में अगर हम चेंज करते रहे इसको, हाँ? हर मैसेज भेजते वक्त हम ए और बी चेंज कर लें, That's a great idea. क्या आप हर दफा भी S को चेंज कर सकते हैं? क्योंकि पता तो हम दोनों वैसे ही हाँ? पता तो ए और बी को वैसे ही चल जाना है एक दूसरे को। Yeah. ठीक है? Make sense? क्या कहते This हैं? was, हाँ? वो कह रहा है हर दफा हम अगर to be on the safe side, हर रोज सुबह जब उठते हैं तो वो नया कनेक्शन बनाते हैं, नया ऐसा which means नया S डेवलप करते हैं, ताकि अगर एक दफा पहली दफा S कुछ और कुछ और S, ठीक है? सर अगर एक वर्ड है उस वर्ड के हर एलिमेंट के साथ अगर आप s प्लस करते हो तो उसका तो सीक्वेंस बन जाता है, डिक्रिप्ट करना तो आसान होता है। सपोज कि बट एक यानी कि एक मैं हूँ एक वर्ड है, उसको हर वर्ड के साथ मैं s मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है? तो फिर ये तो एक सीक्वेंस बन जाएगा। लेकिन उसे बेस नहीं पता ना पीछे। सीक्वेंस बन सकता है। बेशक बनेगा। एक आते हैं ठीक है 26 अगर अल्फाबेट्स हैं मुझे पता है, तो मैं हर से डिवाइड करता हूँ इसको, तो मेरे पास 26 पॉसिबिलिटीज इसकी आ जाएंगी। 26 पॉसिबिलिटी आ जाएगी। सर देखते हैं S अगर फॉर एग्जांपल आपके पास M जो है 2 आया है ऐसे, हाँ। तो हमने 2 से और A को मल्टीप्लाई किया, A 92 होता है, 92 को A से मल्टीप्लाई करें जो उसकी वैल्यू आएगी B की उसके क्लोज होगी ना, मतलब B को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे तो एस तो पता ही नहीं है ना हमें। ऐसे नहीं पता, लेकिन एक पैटर्न बन जाएगा जब आप A और B की वैल्यू ऐसे मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे C की B, तो एक पैटर्न तो बनता जाएगा, उसमें सेम डिफरेंस होगा इसका। एस पता चल जाए फिर इसकी जरूरत ही नहीं। ऐसा तो मसला S नहीं पता ना। सर इसका मैंने ऐसा हमें नहीं पता, पैटर्न बन जाएगा। नहीं ऐसा हमें नहीं पता। हाँ। एम हमें पता है कि इसके अंदर हर मतलब अगर एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाइड है तो हर एलिमेंट में 26 पॉसिबिलिटीज है ना, ए बी सी डी Z। एक्सीलेंट पॉइंट कि आप S मैं S निकाल सकता हूँ, तो जी 60 मैं M इनवर्स से माइनस कर देता हूँ। यस, अगर मैं M कितने है टोटल? 26 है ना, 26 है, मैं 26 से ट्राई करता हूँ, कोई ना कोई तो निकल ही आएगा। लेकिन नहीं ये श्योर तो नहीं है फिर भी। नहीं लेकिन बहुत क्लोज आ जाओ। मैं बहुत क्लोज आ जाऊंगा, मुझे पता है इन 26 में से कोई एक है, इन 26 में से कोई एक है, ये मुझे पता लग जाएगा ना, ठीक है? तो प्रॉब्लम अभी भी है थोड़ा बहुत। खैर जो इस साल का माल है उसमें ये जो M होता है, ये M छोटा नहीं होता, ये M भी 100 डिजिट लॉन्ग होता है। ठीक है। ठीक है? This M is not small, this M is also huge. Okay? M कैसे क्या? मैसेज M हाँ ये मैसेज, ये खुद भी एक ह्यूज होता है, ये पूरी स्ट्रिंग को वो कंकैटिनेट करता है। ये पूरी स्ट्रिंग जो मैंने भेजी थी ना, वो उसके करस्पॉन्डिंग नंबर बनाता है। एक्चुअली क्या करता है, पूरा जो मैसेज उसने भेजना होता है ना, उस पूरे मैसेज के जो फर्स्ट 100 लेटर है, उस 100 लेटर को वो एक डिजिट बनाता है, 100 डिजिट नंबर, या मेरी 1000 डिजिट नंबर, और फिर उसको मल्टीप्लाई करता है। तुम्हारी ऐसी की तैसी। बेटा सर, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट, थैंक यू। सर हमें पूरी स्ट्रिंग चाहिए नहीं, हम एक थोड़ा सा पार्ट ले लेंगे उसको। तुम्हें थोड़ा सा पार्ट ही तो नहीं पता ना, नहीं सर, मसला जो इसने मैसेज भेजना ठीक है है। वो सिर्फ इसके पास जो मिड में आ रहा है। हाँ है, मिड में हाँ। स्ट्रिंग आ रही है, मिड में पूरी स्ट्रिंग आ रही है। अच्छा ठीक है, पूरी स्ट्रिंग आ रही है, उसका पार्ट ले लेंगे। इसमें पॉसिबिलिटी बहुत कम ही है, लेकिन उसमें अगर हमें पता चल जाए कि ये सीक्वेंस चल रहा है। नहीं पता, सीक्वेंस आपको सीक्वेंस, ये तो कह रहा हूँ M इसके पास हिडन है, M वहाँ किसी के पास नहीं, ठीक है? M 100 डिजिट लेफ्ट हैंड डिजिट 1000 डिजिट, हाँ ठीक है, 100,000। हाँ हाँ सर ये बहुत ज्यादा। फिर तो बहुत पॉसिबल है, फिर तो इम्पॉसिबल हो गया। हाँ ये जो दरमियान वाला पब्लिक वर्ड है ना,
तो इसमें वो m डॉट s लिखेंगे या दोनों अलग-अलग है या नहीं, वो- किया हुआ है सर? बिल्कुल वो मल्टीप्लाई किया हुआ आंसर फिर मुश्किल है सर, फिर मुश्किल है। यानी ये एक्चुअली साइफर टेक्स्ट बनता है C1 और यहाँ पर एसेंशियली m डॉट s नहीं आता। ये कंफ्यूज कर ओके, ये कंफ्यूजन है, ठीक है ठीक। तो यहाँ पर एक्चुअली C1 आता है। यस सर। इस तरह वहाँ पर h आया था, हम्म। उसे नहीं पता कि वो क्या चीज है कि वो मल्टीप्लाई करे। यस सर, ठीक है? अब समझ आया। थैंक यू। तो यहाँ पर एसेंशियली इसको m डॉट s नहीं मिलता, यहाँ पर इसको C1 मिलता है और C1 क्योंकि हमें पता है कि वो क्या है m डॉट s है। जब ये मल्टीप्लाई होगा s इनवर्स से तो ये वो अपना वाला पार्ट को इसमें से रिमूव कर देगा, तो जो बाकी बच जाएगा वो सिर्फ ठीक है। Okay? It makes sense. सर जो हमने कहा कि जीरो के बाद अगर 1000 लॉन्ग डिजिट है मेरे पास इतना बड़ा, मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, लेकिन आप उसको कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू ही कैलकुलेट करेंगे, लेकिन फिर वो इंटीजर की वैल्यू से भी बाहर जाएगा। उन्होंने पूरी लाइब्रेरीज बनाई हुई है, मैंने पिछली बार बताया भी था, जो कि 100, 200, 300 डिजिट लॉन्ग भी स्टोर करती हैं। उसमें बैकएंड पे पूरी एक एनटीएल लाइब्रेरी है, नंबर थ्योरी लाइब्रेरी, जो कि जिसको यूज करके आप इतना बड़ा मर्जी चाहे नंबर दे सकते हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन, उनका इनवर्स सब कुछ निकाल सकते हैं। सी पर तो लाइब्रेरी है, मुझे पता है, मैंने यूज वो की है। रियल में तो 32 बिट क्योंकि होता है हाँ। तो ब्रेक कर करके रखता है मुख्तलिफ पॉइंट्स पे। हाँ, पूरी लाइब्रेरी है। अगर स्टीम में पढ़ा रहा था आपको तो मैं आपको एक्चुअली बनाने को देता। अच्छा ठीक है। इसमें अभी आपने ये नहीं बताया कि वो m को कैसे 100 डिजिट या नंबर बनाता है उससे। बता दिया ना। नहीं अभी नहीं जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को जोड़ दो, उनके करस्पॉन्डिंग उनकी आस्की वैल्यू ले लो। तो फॉर एग्जांपल एक लेटर है मेरा A B C, तो इसके करस्पॉन्डिंग बन जाएगा 65 66 67 ठीक है। ये 100 कैरेक्टर्स उठा लो तो ये 200 डिजिट नंबर बन जाएगा। वो सर फिर वैसे ही सर इस तरह तो और आसान हो सकता है। क्या सीक्वेंस बन जाता है इस तरह। क्या लेकिन मल्टीप्लाई होगा ना फिर उसके वो बाद। मल्टीप्लाई होगा, वो मल्टीप्लाई होगा। So it's not, अगर उसको मैसेज पता लग जाए, हाँ अगर उसको एक दफा एक मैसेज पता लग गया तो उसको ऐसे पता लग जाएगा। वो जैसे वो मूवी में वो अंदाजा लगाते हैं कि ये हाँ ये होगा, राइट यू राइट। ठीक है, वो जो द इमिटेशन गेम है उसमें एक्चुअली ये प्रेडिक्ट वो हेल हिटलर के जरिए वो जो निकालते हैं। जो पहला उनका जो मैसेज है वो हमेशा सेम होता है, ठीक है। और उससे एक्चुअली को पता लगता है कि ये दैट इज ए ह्यूज हिंट कि हम शुरू में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, खैर गुड पॉइंट। अच्छा, so we have done Diffie-Hellman and we have done Al-Gamal crypto system, ठीक है। Diffie-Hellman ने अभी तो नहीं, हाँ क्या कह रहा था कि Diffie-Hellman का काम उसने आगे किया था। Diffie-Hellman ने पहले किया था, उसके बाद Al-Gamal ने किसी काम किया, ठीक है। जमाल ने Al-Gamal तो Diffie-Hellman ने वहीं तक किया था तो वो यानी कि वो उसने 100 डिजिट तक मैंने देखा नहीं है कि वो दोनों के दरमियान में गैप कितना है। हाँ, मतलब I don't know कि वो वो सेम ही पेपर है या अगला पेपर है, वो सेम मत नहीं, मेरा समझ ये दोनों अलग अलग बनते हैं, ठीक है। सेम ऑलराइट, अच्छा ये है आई थिंक सेकंड बेस्ट नोन cryptographic system. The first one was RSA, ठीक है। The next part of the lecture is to move there, okay. Let's go very slowly. अच्छा, हमने पढ़ लिया था कि मेरे पे भी लगी। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं आपको कहूँ कि
आपके पास एक नंबर है ए और आपके पास एक नंबर है एस जो आपको नहीं पता, कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड एम, ये आपने निकालना है। कैसे निकालेंगे? अगर आपको ए दिया हुआ है ये सर और एस आपने निकालना है, एक कन्वर्स है तो आप ए का इन्वर्स करेंगे, ठीक है? अच्छा, और इन्वर्स कैसे लेंगे? एक्सटेंडेड जी सर 1 एक्सटेंडेड जीसीडी, इसमें ए क्या होगा? एक्सटेंडेड जीसीडी, ठीक है? उसमें ये एम होगा और ये होगा और ये ए, ठीक है? ऑलराइट, अच्छा, अब एक बड़ा ही जेनेरिक प्रॉब्लम है जिसको जो कि चाइनीज को पता था, ठीक है? इट्स एक्चुअली दैट्स व्हाई इट्स नोन एज चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। और सॉरी, उसका सॉल्यूशन भी नहीं मालूम था। हाँ मैं सोच रहा हूँ, ठीक है? और प्रॉब्लम कुछ इस तरह का था। क्रिप्टोग्राफी सिस्टम हाँ एक्चुअली ये कुछ शुरू के जो क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम को ब्रेक करने के लिए यूज होता है। इस तरह हमने अभी ब्रेक करने की कोशिश की ना, एमओ में पता हो, इस तरह जो अगला है ना वो उसको ब्रेक करने के लिए भी यूज होता है, ठीक है? अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन पता हो, कुछ सिनेरियो अगर पता लग गया तो वो ब्रेक हो जाएगा। खैर वो ब्रेक की बात करेंगे। अच्छा, सो हियर इज द प्रॉब्लम इज कि नंबर है, मुझे नहीं पता वो क्या है, ठीक है? और इस नंबर का अगर मैं मॉड लूं फॉर एग्जांपल 3 से तो वो 2 आता है, ठीक है? और इसी नंबर का अगर मैं मॉड लूं 5 से तो वो 3 आता है, और इसी का अगर मैं मॉड लूं 7 से तो वो 2 आता है। x क्या है? एक नंबर है x, उसका इन तीनों नंबर से मैं मॉड लेता हूं तो ये रिमाइंडर आता है, वो x क्या है? ये आपने फिगर आउट करना है, ठीक है? दैट्स अ वेरी स्टैंडर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो कि हमने निकालना होता है। इट्स कॉल्ड चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। बोले कि हमें इन नंबर्स के रिमाइंडर्स पता है और हमने x निकालना है, ठीक है? अच्छा, हमने ये कौन सा x निकालना है? हमने स्मॉलेस्ट पॉसिबल x निकालना है। इसमें कई पॉसिबिलिटी निकलेंगी। कई पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल ठीक। हमने पहला स्मॉलेस्ट पॉसिबल x निकालना है, ठीक है? ऑलराइट, अच्छा, बाय द वे एक छोटी सी बात, वैसे तो ये जनरलाइज हो सकता है लेकिन इसका मैं जेनेरिक फॉर्म लिख देता हूँ। वो ये है कि हमें नहीं पता ये x कौन सा, हमने x फाइंड करना है सच दैट कि ये रिमाइंडर देता है a1 विद सम मॉड m1 और ये रिमाइंडर देता है a2 विद सम मॉड m2, ठीक है? और इसी तरह ये रिमाइंडर देता है a3 विद सम मॉड m3 एंड x रिमाइंडर देता है an with some more, 23 होगा, हाँ? 23 Sorry? 23 23 होता है? 23 का निकालें, यस सर 23 का mod 3 से निकालें तो 2 आता 0 नहीं और 5 से करें तो 3 आता है और 7 से करें तो 2 आता ठीक है, निकालेंगे, ठीक? अच्छा, all right, so this is a generic form. अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो m's है ना, ये m's relatively prime है। relatively prime का क्या मतलब है? जीसीडी 1 और क्वेश्चन ये है कि आपने इसका यूनिक सॉल्यूशन निकालना है, ओके? जो मिनिमल है। सर ये सब कुछ एक फील्ड में हो रहा है, ये सब कुछ फील्ड एक में हो रहा है, छोड़ दो बात, ये सब कुछ एक फील्ड में हो रहा है या फील्ड ज्यादा नहीं हर एक की ज्यादा है, और ये हर एक डिफरेंट फील्ड, ठीक है? अच्छा,
क्लेम ये है कि देयर एग्जिस्ट अ सॉल्यूशन देयर एग्जिस्ट यूनिक सॉल्यूशन in mod m, which essentially is m1 time m2 time m3 time ठीक है? That is something we will go to do. Okay? Alright? और ये सर कैसे आप लिखे यूनिक सॉल्यूशन? मैंने प्रूव करना है कि देयर एग्जिस्ट सॉल्यूशन, ठीक है? मैं फाइंड कर सकता हूँ और वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। सर सॉल्यूशन में मोड m क्यों फाइंड किया था? तो x की वैल्यू नहीं फाइंड करनी चाहिए। हाँ? उस वैल्यू को हाँ, उसी x की बात कर रहा हूँ। ये x has a unique solution. x is a unique solution. ठीक है? In mod m. ठीक है? Alright. अच्छा, ये मेरा m है। सर जी, तो पहले तो आप कह रहे थे कि ज़्यादा x भी हो सकते हैं। हाँ? ज़्यादा x भी हो सकते हैं, यानी कि x की वैल्यू एक नहीं हो सकती, ज़्यादा भी हो सकती है। पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे तो मैं वही कह रहा हूँ ना, mod m में एक ही होगी, ठीक है? एक्चुअली उसकी पूरी क्लास आएगी ना, जो इसका सॉल्यूशन आएगा ना, वो एक्चुअली एक सॉल्यूशन होगा, उसमें प्लस m करूंगा तो अगला सॉल्यूशन आ जाएगा, प्लस 2m करूंगा तो अगला सॉल्यूशन आ जाएगा, प्लस 3m करूंगा तो अगला सॉल्यूशन आ जाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है? सिर्फ माइनस में करूंगा तो वो पीछे से सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है? इन क्यों मल्टीप्लाई किया? इन मॉड्स को मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है? कह रहा इस मॉड में वो उसका यूनिक पहला सॉल्यूशन होगा, ठीक है? एक्चुअली एंड में जाकर वो 23 आंसर ही निकालेंगे, ठीक है? एंड निकालेंगे वो शायद तुम्हें होमवर्क मिल जाए, लेकिन इट विल बी ऑब्वियस, ठीक है? लेट मी डिफाइन फ्यू क्वांटिटीज, लेट मी डिफाइन m k, ओके? इस तरह अभी आप सोचें m1 क्या होगा? m k कहता है m डिवाइडेड बाय m k, क्या मतलब? m डिवाइडेड बाय हाँ, फॉर एग्जांपल इसका m1 क्या होगा? कैन यू टेल मी व्हाट विल बी m1? m2 by m उसे केस में क्या होगा? इसे केस में बताया ना, इस एग्जांपल में क्या होगा? What will be my m? What will be mod my 5 m? हाँ? mod 5 by mod 3. So अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो इस एग्जांपल में m क्या है? 3 multiplied by 5 multiplied by 7, ठीक है? So what will be my m1? 5 by 3. m1 is m, which is 3 multiplied by 5 multiplied by 7, ठीक है? Divide by 2 divide by 3 divide by mk. mk का क्या 3, which essentially means 3 inverse, हाँ? You multiply by 3 inverse, Yes, sir. which essentially means 5 into 7. तो m1 मेरा क्या ही है? ठीक हो गया? सर ये mk 3 क्यों ले रहे हैं? Sorry? mk को 3 क्यों ले रहे हैं? उधर कम कह रहे mk को 3 क्यों नॉर्मली इस केस में ले k is equal to 1 मैंने दिया ना? ये वो नीचे मैंने वो नीचे ये वाला? divided by yes. ये मैंने एक क्वांटिटी डिफाइन की है mk, which is यानी कैपिटल mk. वो क्या है कि ये जो मैंने मॉड्यूल लिया था m डिवाइडेड बाय mk, ठीक है? mk सर ठीक है। ठीक है, ये मैंने क्वांटिटी डिफाइन की है और ये मैंने बताया कि एक्चुअली इस तरह से डिफाइन है, ठीक है? ये सर mk जो आपने हाँ? 3 लिया है, ये mk जो आपने 3 लिया है, ये जो डिवाइड में सर ये 3 इनवर्स 3 इनवर्स लिया ना, क्या? तो ये सर कैसे है? बेटा m1 यहाँ k की वैल्यू 1 में निकाल रहा हूँ, ये सर तो ये m1 होगा, ये m ओवर m1 होगा, यहाँ पर m1 एक्चुअली यहाँ पे क्या है? ठीक 3 है, ठीक है? ये जो नंबर मैंने m1 बनाया है, my claim is this number will not be divisible by mk. ये जो नंबर mk है, ये mk से आप डिवाइड नहीं होगा, क्यों?
उसके मल्टीप्लाई में पहले वो कर चुके हैं। क्योंकि जो इन m की जो मल्टीप्लिकेशन ये पहले रिलेटिवली प्राइम है और उसमें से मैंने वो वाला फैक्टर निकाल दिया जो कि एक्चुअली ये खुद था। ठीक है, तो ये अब जो m किया है वो m स्मॉल m के से डिवाइड नहीं हुआ। ठीक है, ऑलराइट। ओके, साथ में एक और करता हूं, मैं ये वैल्यू निकालता हूं। Okay, what is yk? Yk is this thing. ये y के है जो In mod mk कन्वर्स what is this yk? Inverse of the It's actually inverse of MK mk in modular mk. MK ठीक है, all right. सर ये इक्वल टू 1 नहीं है। हाँ? Sorry? ये इक्वल टू 1 Congruent का मतलब यही होता है। ये Congruent का मतलब है कि almost congruent का मतलब कि हमने डेफिनेशन बताया था कि अगर मैं इसमें से ये 1 माइनस कर दूं तो ये कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ठीक है ना? a congruent to 1 का मतलब है a congruent to b का congruent mod m का मतलब है a minus b m divides a। ठीक है, तो यानी कि सर पहले हमने ये रिमाइंडर के सेट में लिया ना हाँ x कॉन्ग्रुएंट 2 लिया तो इसका मतलब है वो जब mod 3 से डिवाइड होगा तो 2 रिमाइंडर आएगा। सही है, तो ये 1 भी वही रिमाइंडर फिर शो हो रहा है। हाँ ये रिमाइंडर को ठीक है, रिमाइंडर 1 आता है which means you divide के ये एक्चुअली इसका इनवर्स है। ठीक है, ऑलराइट, y के आप निकाल सकते हैं। सही है, y के इनवर्स होगा फिर सॉरी y के फिर इनवर्स नहीं होगा। y के बेटा m के का इनवर्स होगा। 1 आ रहा है। एक मिनट m की जो भी वैल्यू होगी इनवर्स तो फुली डिवाइड नहीं करता सर। नहीं इनवर्स फुल डिवाइड नहीं करता बेटा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है जैसे आंसर कि उससे मल्टीप्लाई करें तो क्या हो 1 1 आंसर है, तो ये वही नहीं आंसर आ रहा। ठीक है, जैसे 7 अगर मैं मॉड्यूलो 7 में बैठा हूं तो 6 का मॉड्यूलो क्या होता है? 6 का जो इनवर्स होता है वो 6 खुद होता है। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, बाय द वे अगर मैं आपको कहूं कि आपने ये m1 हमारा ये ठीक है, इस तरह आपका m2 क्या होगा? आपने कहा कि रिमाइंडर 1 है लेकिन एक्चुअली तो क्वोशिएंट 1 आ रहा था, रिमाइंडर तो 0 आ रहा होता है, फुली डिवाइड हो रहा होता है। नहीं किसने कहा? 6 1 जा 6 और रिमाइंडर तो 0 आता है। नहीं 6 का जो इनवर्स होता है वो 6 होता है। 1 और नहीं 6 होता है। mod में मॉड्यूलर मॉड्यूलर में बात ये मॉड्यूलो 6 का मॉड्यूलो 7 में बात हो रही है। 6 6 कितना होता है? 36 36 का तुम 7 में डिवाइड करो तो कितना रिमाइंडर आता है? 1। You don't even care about quotient. You care only about mod. ठीक है? Because we are working in modular arithmetic. ठीक है? We only care about remainder. ठीक है? टेबल बनाई जो वो हाँ, बिल्कुल। फिर ये स्टेटमेंट अभी क्या कहती है? ये स्टेटमेंट ये जो आपने क्लेम किया, मैंने क्लेम ये किया है कि x का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा इस मॉड्यूलो में, m के मॉड्यूलो। ये इसके इक्वल के राइट साइड हाँ? इक्वल के राइट साइड ये क्या है? इक्वल साइड पे इन सब की मल्टीप्लिकेशन। ये m क्या है? ये m एक्चुअली इन सब की मल्टीप्लिकेशन है। तो मैं दे लूंगी। ओके? अच्छा अब मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, तुमने बताना है ये एक्सप्रेशन एंड आई क्लेम कि दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। मैंने एक्चुअली क्या कंप्यूट किया है? मैंने mk कंप्यूट कर लिया, तो यानी मैंने m1 कंप्यूट किया होगा, m2 कंप्यूट किया होगा, m3 कंप्यूट किया होगा, इसी कोरेस्पोंडिंग इसके इनवर्स भी कंप्यूट किया होगा। कोई मतलब तो नहीं? ठीक है, लेट मी राइट नाउ द आंसर।
which is the following. It's actually x is equal to a1, जो कि यहाँ पे 2 है, a1 टाइम mk yk प्लस a2 टाइम, सॉरी इसको कर दूंगा m1 y1, और ये क्या हो जाएगा a2 टाइम m2 y2 प्लस a3 टाइम m3 y3 प्लस an mn और yn। सही है, तो a1 plus a2 plus a3 नहीं है? हाँ ये क्या हो जाएगा? So ये इस सिनेरियो में तो ये 3 तक ही नहीं जाएगा। हाँ ये 3 तक जाएगा, मैं इन जनरल लिख रहा हूँ। सही, m1 into y1, m1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है y1। सॉरी लाओ m1 y1 you have y1 इनवर्स है m1 का इनवर्स है। m1 का इनवर्स, m1 कौन सा वाला एलिमेंट का? इस वाले एलिमेंट का। तो ये हर केस में 1 आता जाएगा, तो ये आइटम वन आएगा, हर केस में कॉन्ग्रुएंट सर, नहीं, हर नहीं। हर केस में कॉन्ग्रुएंट 1। अभी निकालते हैं आगे। m into y ये क्या 5 into 7 कितना है? 35 35 का मैं इनवर्स निकालता हूँ। ये 35 का मैंने इनवर्स निकालना है इन मॉड 3, ठीक है? 35 को पहले तो तुम छोटा करो ना, क्या निकलता है? 35 को मॉड 3 में लिखो तो कितना होगा? 2 का मुझे इनवर्स बताओ 3 मॉड के अंदर। 2 का इनवर्स क्या होता है? 2 का इनवर्स 2 ही होता है, ठीक है? 2 का इनवर्स 2 ही होता है। तो एसेंशियली जो a आपका m1 जो है वो क्या है? 2 है। m1 आपका क्या है? 5 into 7 जो क्वेश्चन क्या बनता है? 2 ही बनता है। m1 सॉरी m1 आपका ये है, ठीक है? और जो y1 है आपका क्या है? y1 आपका 2 है, ठीक है? ये आपका 2 है कंफर्म। और ये क्या है? सर ये मोड में आगे लिखेंगे। नहीं यहाँ पर ये आप जो m1 आपने जो आपने डिफाइन किया था उस तरह लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ये क्या होगा? 5 into 7, ठीक है? ऑलराइट, इस एक्सप्रेशन को देखिए। माय क्लेम इज दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सिंपलीफाई हो सकता है। हाँ? और ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट ए नंबर ये सिंपलीफाई तो हो सकता है ना, सॉरी सिंपलीफाई तो हो सकता है ना। एक मिनट मॉड m, हाँ आप बताओ, ठीक है? ये m1 y1 वाला जो पार्ट है अप टू mn yn ये सिंपलीफाई हो सकता है। दोबारा बोलो क्या क्या m मतलब ये a1 a2 a3 वगैरह के अलावा जो पार्ट है सारे टर्म्स है। ये वाले m हाँ जी, ये क्या हो सकते हैं? सिंपलीफाई हो सकती है। ये सिंपलीफाई हो सकती है क्या मतलब? m1 y1 जैसे ना 5 into 7 था, हाँ इसी तरह m2 उससे एक और प्राइम नंबर उससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ठीक है, उसी तरह अगले के साथ एक और होता है, ठीक है। मसला क्या है? तो उसमें से m1 सब में से कॉमन काइंड ऑफ आ रहा होगा। नहीं सब में कॉमन नहीं आ रहा। नहीं वो तो one नहीं हो जाना चाहिए। ऐसे तो आ हाँ वो जाएगा। सिंपलीफाई हो जाएगा ना। लेकिन ये क्यों अच्छा, आएगा? अब ये मेरा क्वेश्चन ये है कि ये सॉल्यूशन जो मैंने निकाला x का, ये सॉल्यूशन ही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि सर हम सर क्योंकि ये So let me try to prove this number, ये जो नंबर है, ये नंबर my claim is कि अगर मैं इस नंबर x को m1 से डिवाइड करूं, इस नंबर को अगर मैं m1 से डिवाइड करूं, my claim is कि वो आंसर होना चाहिए 2। आइए प्रूव करता हूं। यानी कि क्या आंसर आना चाहिए? a1। और अगर इसी नंबर को मैं m2 से डिवाइड करूं तो मेरा आंसर आना चाहिए a2 यानी कि 3। और अगर मैं इसको mn से डिवाइड करूं तो मेरा आंसर आएगा an, तो यहां पे क्या आएगा? 2। ओके, लेट मी ट्राई टू प्रूव इट। नंबर्स को रिमूव करते हैं। लेट मी ट्राई टू डिवाइड दिस नंबर बाय m1। अगर मैं m1 से डिवाइड करूं, माय क्लेम इज कि दिस नंबर
this number will be divisible by m1. ये वाला नहीं, पहले वाला। ये वाला नंबर divisible होगा m1 से, क्यों? क्यूरियस में वो क्योंकि इस मैंने m के का ये m2 असल में m2 जो है वो किससे डिवाइड होता है? m2 किससे डिफाइन किया मैंने? m2 वो नंबर है जो कि सिर्फ m2 से डिवाइड नहीं होता, बाकी सबसे डिवाइड होता है। तो ये जो नंबर है m2 वो m1 से भी डिवाइड होगा, m3 से भी डिवाइड होगा, m4 से भी डिवाइड होगा और mn से भी डिवाइड होगा। ठीक है सर ये यहाँ इसी तरह जो m3 है वो किससे डिवाइड होगा? m3 के अलावा सबसे डिवाइड होगा। ये बात समझ? तो जस्ट लुक एट दिस नंबर, अगर इस नंबर का रिमाइंडर m1 से सिर्फ a1 आएगा, क्यों? ये पार्ट तो पूरा का पूरा डिवाइड होना है m1 से, क्यों? क्योंकि हर फैक्टर को वो डिवाइड करता है। ठीक है जो ये फैक्टर है, ये फैक्टर मुझे पता है विल गिव मी द रिमाइंडर ऑफ ओनली एंड ओनली a1, क्यों? It will this factor will going to give me the remainder of a1, ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा, ये कंप्लीट डिवाइड नहीं करेगा, तो इसलिए तो वो नीचे रिमाइंडर नहीं, तो रिमाइंडर a1 क्यों देगा? तो डिवाइड किससे करना है? अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को माय क्लेम इज कि अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को m1 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर आना चाहिए a1। इस तरह अगर मैं m2 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर आना चाहिए a2। बाकी सारों को कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो उनका रिमाइंडर 0 आता जाएगा। एक्सीलेंट। अगर मैं m1 की डिवीजन की बात करूं तो ये सारे के सारे डिवाइड हो जाएंगे कंप्लीटली, सिर्फ ये है जो कि डिवाइड नहीं होगा बाय डेफिनेशन। और बाय डेफिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन my this expression m1 multiplied by y1 is congruent to 1, so this portion will leave out. The only thing which will be left is the remainder of a1. Okay, so this expression will going to give me the remainder of a1 when divided by m1. Similarly, it will going to this expression will going to give me the remainder of a2 if I divide by m2 and so on. Okay, so this is my Chinese remainder theorem, जिसके थ्रू मैं एक्चुअली कंप्यूट कर सकता हूँ। तो अगर आप x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो एसेंशियली आपको क्या कंप्यूट करना चाहिए? m k's कंप्यूट करने चाहिए, corresponding y k's कंप्यूट करने चाहिए, इन सब की वैल्यूज पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है? I just give you ये जो हमने एग्जांपल लिखी है, इस एग्जांपल को अगर मैं सॉल्व करूं तो एसेंशियली इसको अगर मैं सॉल्व करूँ ना तो ये एक्सप्रेशन बनता है इन दी एंड जाके। तो a1 हमारा 2 होता है, इससे कोरिस्पोंडिंग जो m1 आता है वो हमारा 35 आता है, इससे कोरिस्पोंडिंग जो हमारा इनवर्स आया था वो 2 आया था। इसी तरह जो a2 आता है वो 3 into 21 into 1 आता है प्लस 2 into 15 into 1 आता है। If you compute this comes out to be 233. And this has to be taken in modulo how much? 3 into 5 into 7, which is 105 का modulo कितना आता है? 2s are 210 तो 23 बन जाता है। This is, I wanted to tell you this thing because this is one of the most जो आपके ये का अभी इसकी बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो कि आप इसे एक्सेल में देखेंगे तो आपको नजर आएंगे। ठीक है? और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है। सर जी सर ये जो आपने x फाइंड किए है, हाँ ये आपको जो स्ट्रिंग मिली थी, ये जो आपने x फाइंड किया, असल में ये x है क्या? मतलब उसके अंदर जो मैंने क्या कि अगर आपको कॉन्करेंसेस दी हुई हो और उनके इस तरह के रिमाइंडर्स दिए हुए हो तो आपने इस x को निकालना है तो आप इसको निकाल सकते हैं। इसका क्या प्रैक्टिकल केस कैसे हो सकता है? सिंपलेस्ट को एग्जांपल की बात करो, मतलब ये केस कैसे होगा जिसमें हम निकाल रहे होंगे x क्या होगा? सर ये बहुत प्रैक्टिकल जरूरत पड़ेगी। कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल ही देख रहा हूँ कि अगर मैं साइंस
That side. Legal side. आता है वैसे यार. यार बात सुनो, इसमें जो अभी हम ड्राइंग की बुक पढ़े हैं उसमें जो एग्जांपल्स हैं वो काफ़ी प्रिमिटिव सी इसी तरह की हैं कि इससे डिवाइड करो तो ये आता है, इससे डिवाइड क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं लगती, ठीक है? तो आई विल ट्राई टू फाइंड इट और फिर मैं ग्रुप पे पोस्ट करूँगा, ठीक है? अच्छा okay. There is this very nice and small, I think smallest theorem in mathematics, perhaps. It's called Fermat's little theorem. Fermat's little theorem. But so many beautiful applications. It says the following. Okay, इसकी बड़ी जो primitive form है वो ये कि if you are working in some modulo prime, okay, if you are working in some modulo prime and you take any number a, ठीक है? You take any number a and of course a is in B. It's P star, which means I'm not including zero. Alright. The claim is if P is a prime number. What? So if P is a prime number, okay, then a to the power p minus 1 is always congruent to 1. नहीं वो कह रहा है कि अगर मैं लेट्स से अगर मैं मॉड्यूलो 7 में बैठा हूँ, ठीक है? तो कोई भी नंबर दो, कोई भी नंबर, लेट्स से 3, इसकी पावर मैं अगर 6 लूँगा तो वो 1 आएगी. Let's try to solve it. ठीक है सर. मोड 7 में छोटी ले सर. 243 कर लेते हैं यार, क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन ही है ना. सामने 3 मल्टीप्लाई बाय 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 3 है. 243 मल्टीप्लाई बाय 3 करें दोबारा. 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया? 9. ये आ गया 2 2 हाँ? Yes. What is this? 8. क्या कहने हैं भाईजान, बातें करते हो तुम, ठीक है? Does it make sense? Yes, sir. Okay. So this is a very surprising theorem in some sense कि imagine करो कि तुम्हें मैं अगर कहता कि तुमने 3 की पावर 7, 8, 6, 7, 9, 20 करनी है. Can you compute it? I mean fast powering वगैरह तो दूर की बात, ये पहला काम एक बड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है. सर इसको 6 की पावर टू द दैट बड़ी पावर में लिखें, 6 की पावर को बड़ी पावर में लिखें तो 6 तो 1 हो जाएगी. नहीं, इसके साथ वही काम करेंगे जो मतलब हमको कहते हैं कि तुम्हें पता है कि 3 की पावर 6 1 होगी. Yes, sir.
तो व्हाई नॉट इसको 6 के फ्रैक्शन अलग कर देते हैं। यही है नहीं, जैसे वो नंबर्स के बारे में कहते हैं कि लास्ट 2 नंबर्स को देख के हम उस पे जाते हैं, तो ग्रुपिंग उसी तरह हो जाएगी, बाकी सारे इग्नोर हो जाएंगे और आखिरी ग्रुप में बिल्कुल ठीक है। तो एसेंशियली इसको मैं लिख सकता हूं। अच्छा 6 से रिमाइंडर होना चाहिए। अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, छोटा सा इसमें कैच है, वो ये कि यहां पर a to the power p minus 1 आना है। a to the power p minus 1 is equal to is common to 1 है, ठीक है? यस सर। So it means कि ये जो फ्रैक्शन है इसमें से मैंने किसके मल्टीपल रिमूव करने हैं? 6 के मल्टीपल, यानी p minus 1 के मल्टीपल रिमूव करने हैं। यानी कि जब मैं यहाँ पे बात कर रहा होता हूँ तो मैं किससे मॉड्यूलो लेता हूँ? 7 से। लेकिन जब मैं पावर में बात कर रहा हूँ तो मॉड्यूलो किससे लेता हूँ? p minus 1 से। इसमें 0 आ जाएगा एंड मेरी में। अब देखते हैं ये क्या होता है। 7 8 6 7 9 2 0 6 से रहते हैं और 6 से क्या आ जाएगा? 6 1 6 से पूरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 6 1 the 6 1 बचा 3 1 रिमाइंडर देखना है, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन रिमाइंडर, ठीक है? नहीं देख 6 क्या था? 3 1 फिर क्या आएगा? भाई पूरा पूरा हो गया? नहीं ये पूरा 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 हो जाता है, ये पूरा हो गया। रिमाइंडर 0 आएगा। हाँ ये फिर 7 आएगा। 7 क्या हुआ? 1 रिमाइंडर बचेगा, 19 आएगा, 1 आएगा 6 3 1 आ गया, 12 बचेगा, फिर 0 फिर 3 हो गया, ये 9 है ना? तो 9 का मतलब क्या है? 19 12 हो गया, 12 हो गया, 12 पूरा हो जाएगा। ठीक है? और 12 पूरा 2 हो गया और 0 ठीक है, 0 रिमाइंडर। ठीक है? 0 पे चला गया, है ना? तो essentially I can write this thing as 13 1 1 3 2 0 multiplied by 6 minus sorry plus 0, है ना? और जो कि नहीं है mod 7, ठीक है? यस सर। ये सब Make sense? So this thing can be written as how much? e to the power 6 की power 13 11 3 2 0 multiply by 3 to the power 0 और यहाँ पे आ जाएगा mod 7 and now I can separate it. This thing I know is congruent to this thing is 1 and when to the power जो कॉमर्सी ले लो वो 1 है। So this is 1 multiplied by 1 mod 7। कमाल नहीं हो गया? नहीं सर। क्या बात समझ नहीं आई? mod 7 ही लिखेंगे ना सर। Sorry? 1.1 mod 7 पर ही लिखेंगे ना। 1 dot वो तो mod 7 ही आएगा। 1 नहीं आएगा। वो तो mod बाद में हो जाएगी। mod तुमने ले लिया ना। हाँ बस 1 आया आंसर पर। हाँ 1 सर वो कह रहा है सर लिखिए। ये 786 बस मॉड लिख के। हाँ ठीक है 1 7867920 को डिवाइड टू 6 is equal to divide। क्योंकि हमें पता है कि p a to the power p minus 1 जो होती है वो कॉमन टू 1 होती है। क्या मैं वैल्यू पता थी। a to the power p minus 1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू 1 होती है। ठीक है। ठीक है? तो हम हर बार फिर 6 ही करेंगे हम। हाँ नहीं जो पावर में से 6 लेंगे। जब भी हम पावर पे मैनिपुलेशन कर रहे होंगे तो वो p minus 1 से अगर सर तो p पे डिपेंड कर रहा है ना वो। Sorry? हर बार 6 तो नहीं आएगा, p जो होगा उसके हाँ, अकॉर्डिंग। ए पे भी हाँ अगर p की वैल्यू क्या है? 8 है तो फिर 7 आएगा। 8 9 8 हाँ, it has to be a prime number. It has to be a prime number, ठीक है? ठीक है। All right? 11 We will generalize it कि अगर prime number ना हो तो क्या होता है? ठीक है? But हाँ ये फिर आंसर 1 है। इसका आंसर 1 है। यकीन नहीं आ रहा? मुझे भी नहीं आ रहा। लेकिन क्या ये 1 है भाई। ठीक है? That's what the application of Fermat's-Little theorem is. ठीक है? It has so many amazing applications. एक आप अच्छी एक inverse और इसका मतलब ये था कि 3 की उतनी पावर लेके 7 से डिवाइड करें, जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा। ये ठीक है? अच्छा एक और मजे की बात। ये हमने क्या लिया था? हमने 7 के केस में बहुत मजे की बात। एक मिनट हमने mod 7 के केस में क्या लिया था? हमने 3 की पावर 6 ली थी ना? तो एक छोटा सा काम करता है वो ये है कि अगर मैं 2 की पावर 6 लूं तो क्या होता है? ठीक है? अभी आना तो ये भी 1 चाहिए ना, लेकिन लेट मी ट्राई टू सॉल्व इट। ओके
2 की पावर 1 क्या होती है बताओ? 2 की पावर 1 2 की पावर 1 जो होती है वो 2 होती है। 2 की पावर 2 जो होती है क्या होती है? 4 2 की पावर 3 क्या होती है? 8 8 जो कि क्या होता है? 1 समथिंग इज इंपॉर्टेंट है। 2 की पावर 4 क्या होगी? 16 जो कि 2 की पावर जब 4 होगी वो क्या मुझे निकालने की दोबारा से कंप्यूट करने की जरूरत है? नहीं क्यों? Actually it's nothing but 2 to the power 3 multiplied by 2. Yes, And sir. 2 to the power 3 is 1. 2 बनेगा So it will be 2 again. And then 2 to the power 5 is 32 4 32 Four. 4. बनेगा And 2 to the power 6 is 1 is 1 okay. So 2 to the power 6 is congruent to 1. So एक चीज important है यहाँ पे repetition क्या है? 2 4 1 Repetition. जैसे ही वो क्रॉस करती है लिमिट जैसे ही वो मॉड्यूलो क्रॉस करती है ना वो मॉड्यूलो नहीं हमारी क्लास से बैठ जाती है हाँ? हमारा क्लास या मॉड्यूल में बैठ जाती है Okay. जो बहुत एक इम्पोर्टेंट बात है समझने की वो ये कि जैसे 3 के केस में हमने क्या देखा था? 3 to the power 1, 3 to the power 2, 3 to the power 3, 3 to the power 4, 3 to the power 5, 3 to the power 6. ठीक है? चलिए अभी इसको इसे कंप्यूट करते हैं। 3 to the power 1 क्या आता है? 3. 3 to the power 2 क्या आता है? 2 2. शाबाश. फिर क्या आ जाएगा? 6. फिर क्या आ जाएगा? 81 होता है ना तो 6 multiplied 3 कितना होता है? 4 होगा 4 4 सर 4 आंसर बचे 4. फिर 5. फिर तो ये इवन नंबर में रैप्लिकेशन हाँ? इवन में रैप्लिकेशन क्या हो रहा है? अपनी पावर ऑन नहीं हाँ? वो इधर तो फिर वो रेपिटेशन सिर्फ इवन में होगी 3 रिपीटेशन इसमें हो रही है, इसमें रिपीटेशन नहीं हो रही। सर यहाँ पे रिपीटेशन हो नहीं सकती हाँ? अगर 3 की पावर 7 होती है यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर 3 की पावर 7 होती है यहाँ पे आगे हमारे पास 3 की पावर 7 क्या होता है? मोड 8 में तो वो हाँ, बात वो ही तो है। मॉड 8 में जाना चाहिए 3 पावर 7 हो तो बात 3 हो जाएगा। एक्चुअली इसी का जो दूसरा वर्जन है वो ये a to the power जो p होता है वो कॉन्ग्रुएंट टू a होता है। ठीक है? क्या वो छोड़ दें। अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे समझने का वो ये कि आई नो कि a to the power p minus 1 जो होता है वो कॉन्ग्रुएंट टू 1 होता है। ठीक है? दैट आई नो बाय लिटल थ्योरम फॉर्मल थ्योरम। अब जो मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं इससे डायरेक्टली इंप्लाई कर सकता हूँ वो ये कि ये जो सर्कल्स है ना ये जो साइकिल्स है ये साइकिल्स हमेशा ऐसे होंगे जो कि p minus 1 के डिवाइजर्स हों। यस सर यानी कि अगर मैं मॉड्यूलो 7 में बैठा हूं तो ये मुझे पता है 6 पे कंफर्म जाकर 1 हो जाना है। तो या तो ये 2 का साइकिल होगा या ये 3 का साइकिल होगा या फिर 6 का साइकिल होगा। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल जहां पर 2 का साइकिल होगा। फॉर एग्जांपल लेट मी टेक 6 पे क्या होगा? मॉड्यूलो 6 में बैठा हूं ना मॉड्यूलो 7 में बैठा हूं। तो 6 पावर 1 is 6, 6 power 2 is 1, 6 power 3 is again 6, 6 power 4 is 1, 6 power 5 is 6, 6 power 6 is 1. So it's a cycle of 2. कोई भी ऐसा साइकिल नहीं होगा जो कि 6 का मल्टीपल ना हो। Why? Otherwise this theorem will not hold. ठीक है? So it's a kind of a corollary of this thing. ठीक है? Because we know कि a to the power p minus 1 congruent to 1 होती है, तो क्या होगा? जितने भी ये जो साइकिल्स हैं, वो क्या होंगे? जैसे 6 आएगा तो उधर वो कट ऑफ हो जाते हैं फिर रिपीट हो जाते हैं हाँ, वो रिपीट। तो आपके जितने भी जो साइकिल्स हैं ना, यानी जो रिपीट साइकिल है, ये हमेशा p minus 1 का डिवाइजर होगा। यस ठीक है? तो या तो वो खुद p minus 1 का होगा या वो p minus 1 का डिवाइजर होगा। अच्छा, इस 3 को ये जो 3 हमने यहां पर बनाया मॉड्यूलो किसके अंदर 7 के अंदर, ये जो 3 है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा नंबर है जो कि जिसका साइकिल क्या है 6, जिसका साइकिल कंप्लीट है। यानी इसके साइकिल को तुम देखो इसकी जो पावर देते जाते हैं तो वो एक्चुअली क्या देता है? वो सारे नंबर देते वो सारे नंबर जनरेट करता है। ठीक है? ऐसे नंबर को प्रिमिटिव रूट कहते हैं। प्रिमिटिव
प्रिमिटिव रूट या जनरेटर भी कहते हैं। जनरेटर क्यों कहते हैं? कि इन ए वे इट इज एक्चुअली रैंडमली जनरेटिंग ए परम्यूटेशन। राइट? रैंडम नंबर में नहीं एक्चुअली यानी कि अगर आप किसी प्राइम नंबर में बैठे हो तो आप एक्चुअली रैंडम परम्यूटेशन जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, एक रैंडम नंबर जनरेट करें और उसके बाद बस वो अगली वैल्यू दे देते हैं, तो वो पूरी का पूरा साइकिल कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो इसे जनरेटर कहते हैं, प्रिमिटिव रूट भी कहते हैं। हमने अलकमाल में किया था ना, अलकमाल और जो डेफी हेलमेट किया था उसमें हमने जी लिया था, है ना? वो जी एक्चुअली प्रिमिटिव रूट होता है। इट हैज टू बी द जनरेटर, ताकि सारी पॉसिबिलिटी ट्राई ना हो सके। क्यों? ताकि उनकी पावर लेंगे तो वो सारी पावर जनरेट होंगी, इसीलिए वो क्या होगा, इसलिए मैं उस पर ब्रूट फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता। अदरवाइज अगर वो जी ऐसा हो जो कि सिर्फ 2 साइकिल का हो तो फिर तो मेरे पास 2 ही चॉइसेस हैं, तो वो तो मसला ही नहीं होगा। तो इसलिए दैट जी वाज इंपॉर्टेंट, वो जी हमारा जनरेटर होता है। वो जी फाइंड आउट कैसे हाँ? अच्छा, वो फाइंड आउट कैसे करते हैं? देयर इज ए वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। ये जो जनरेटर्स होते हैं ये बहुत सारे होते हैं, इन्हें अगर मैं लार्ज नंबर लूं, देयर इज अनदर थ्योरम जो कि मैं नहीं बता रहा, अगर आप क्रिप्टोग्राफी पढ़ते तो हम एक्चुअली बहुत प्रूव भी करते हैं कि ये जनरेटर जो होते हैं ये बहुत सारे होते हैं। तो आप और इनको चेक करना भी बहुत आसान होता है कि जनरेटर है या नहीं, क्योंकि जनरेटर को चेक करने का तरीका असल में क्या होगा कि आप कोई भी नंबर लें, उसकी एक्चुअली जिस प्राइम नंबर में आप बैठे हुए हैं इसकी आपको पता है p अगर प्राइम है तो p-1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होगा। नहीं होगा ना? तो इसकी क्या कर लें, फैक्टराइजेशन कर लें। ठीक है, इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, फिर क्या होगा, फिर देख लें कि जो भी p-1 के डिवाइजर्स बनते हैं उन पे उसे चेक कर ले जाके, अगर वो किसी पे भी 1 नहीं होता सिवाय p-1 के, इसका मतलब वो जनरेटर है। तो सारे चेक करने की जरूरत है, इसलिए तुम उसके एग्जैक्टली उस मल्टीपल पे चेक कर लो जाके। ठीक हो गया? ऑलराइट, सर p3 हो गया ये बात में नहीं सर ब्रेक सर हाँ अगर p जो 3 हो सॉरी p-1 2 हो जाएगा, तो ये दोनों प्राइम है। दोबारा बोल, समझ में नहीं है। p3 है, p3 है, p3 अच्छा क्या p-1 के 2 हो जाता है। हाँ दोनों प्राइम हो जाते नहीं ये p बहुत बड़ा p होता है, इतना ही बात नहीं करना। ठीक है, दिस p इज a 100 डिजिट प्राइम नंबर। ठीक है, यानी कि एक्सेप्शन केस में जी चलो ठीक है। सर जी को समझ नहीं बात है, आप एंड भी की है क्या कौन सी वाली बात? समझ जो आपने जी हाँ जी वाली बात है। यस सर जी। और बस मैं ये बता रहा था कि ये जो ऐसा नंबर जिसकी पावर्स लो तो सारे नंबर जनरेट हो जाते हैं, उसका एक नाम है। नंबर थ्योरी और क्रिप्टोग्राफी में ये काफी मशहूर नंबर है, क्योंकि ये जगह जगह पे यूज होता है। उसे जनरेटर कहते हैं या इसको प्रिमिटिव रूट भी कहते हैं। ठीक है, हमारी बुक ने इसे प्रिमिटिव, रोजन ने इसे प्रिमिटिव रूट का है, और जो दूसरी बुक है उसने इसे जनरेटर का है। मैस के साथ 2 खड़े, सॉरी मैस के साथ 2 खड़े, क्या कह रही है? ठीक है, मैस खड़े। Okay. ब्रेक चाहिए। चलो ठीक, कौन सी? नहीं ये सर ये जो अपने थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं। थोड़ी सी सर अच्छा यार, एक्चुअली सर जी जी हुक्म। सर ये साइकिल वो होता है जिसके बाद वो अपना जो वही रिपीट कर चुका है। ठीक है, क्योंकि वो हमने मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ा था ना, तो मल्टीप्लिकेशन रूल के तहत वो अगला नंबर एक्चुअली उसी की मल्टीप्लिकेशन होगी। ठीक है, अच्छा एक चीज बतानी है, वो ये फर्मा लिटिल थ्योरम का प्रूफ कि व्हाई दिस इज ट्रू। ओके, व्हाई इट इज ट्रू कि किसी भी a की पावर में p-1 लूं तो वो कॉन्ग्रुएंट टू 1 होता है। ठीक है, चलिए कोई भी इंटीजर हो सकता एक कोई भी इंटीजर हो सकता है इन p। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा ऑलराइट, सो हियर इज द प्रूफ। इट सेज कि तुम्हारे पास एक नंबर है a, ठीक है, उसका मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं। ठीक है, फिर इसको मैं शिफ्ट कर देता हूं।
अच्छा मैं इस एक सीक्वेंस को देखते हैं 1A 2A 3A 4A 5A up to P minus 1A. ये कोई I'm working in modulo P. ये सर कौन सा चीज है? ये फर्स्ट मोडुलो थ्योरम का प्रूफ, ठीक है? I'm actually proving this thing. Okay. मैंने एक सीक्वेंस लिया, ठीक है? अच्छा I'm working in modulo 7. ठीक है? Alright. Okay. Look at this. मैं इनमें से कोई भी एक नंबर लेता हूँ, ठीक है? और ठीक है? So A is any number between these numbers, or of course I'm talking about numbers where A lies between 2 to P minus 1, which means 6. ठीक है? ठीक है? और मैं कह रहा हूँ कि इसको तुम 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 to 6 कर रहे हैं, किधर वाले कौन वाला 0 होते हैं? 7 को मैं इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहा क्योंकि वो 0 होता है। 0 होता है और 1 में भी 0 ही आएगा। हाँ, 1 की पावर P minus 1 तो वैसे ही 1 की जो मर्जी पावर ले लो वो तो होती ही 1 ही है, ठीक है? ओके, अब मैं कह रहा हूँ कि तो मैंने शिफ्ट करना शुरू करो। शिफ्ट करने का मतलब क्या है? तो कि सर मैं उससे पहले 1 से मल्टीप्लाई करूँ, फिर 2 से मल्टीप्लाई करूँ, फिर 3 से मल्टीप्लाई करूँ, फिर 4 से एंड सो ऑन। एक ही बार पहले 1 अगर मैं कोई भी नंबर, मुझे कोई भी नंबर बोलता हूँ, 2 ले लेते हैं, ठीक है? ये है 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ए है ये, सॉरी ये ए होगा ना? हाँ, एक ही बार ये जो उसका 2 है होगा वो कहाँ होगा? यहाँ। जो 3 है होगा वो कहाँ होगा? 6 4 है? बाय कर दे 1 अगेन वो है? वापस क्यों मॉड्यूलो में काम कर रहे हैं? अब है? 0 लेकिन So, ये मैंने जो लास्ट वैल्यू आई है वो मेरी है P minus 1 टाइम A, राइट? P minus 1 कितना है? 6 और 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 12, ठीक है? अगर तुम देखो तो मैंने ये जो जहाँ से मैं शुरू हुआ था, तो हर नंबर मैंने सारे नंबरों पर ट्रेवर्स किया, ठीक है? इस तरह आप मुझे जो मर्जी नंबर दे दें इनमें से, मैं एक्चुअली इसकी एक ना एक ट्रेवर्सल आएगी,
रिवर्सल का मतलब ये है फिर कि एक्चुअली सारे उस सारे ए के करस्पॉन्डिंग अगर मैं ये वैल्यूज कंप्यूट करूं ना तो वो एक्चुअली 1 से लेकर p minus 1 की कोई एक परम्यूटेशन बनती है. ओके, गिव मी सम अदर नंबर. 3 पे आ जाएगा. एक्चुअली इट आल्सो इंक्लूड 1. 1 में तो वैसे 1 2 3 4 5 6. हां वो वैसे ही आ जाएगी ना. ठीक है, 1 2 3 से लेकर 6 तक आ जाएगी. ठीक है, आगे बताएं. कोई और 3 6 3 कर ले. 3 कर देते हैं. 3 6 2 5 2 5 5 1 1 4 4. और 7. ठीक है, 7 का मतलब 0 हो जाएगा ना. 7 को क्या करना चाहिए? ठीक है. So 4 सो द थिंग इज कि आप एक्चुअली इस इन उस नंबरिंग को देखें तो ये एक्चुअली क्या है? ये जो नंबरिंग है ये क्या है? ये उसी की अरेंजमेंट है. 3 2 ये actually this thing is nothing but a permutation of 1 2 3 4 up to p minus 1. ठीक है, ये कुछ भी नहीं है बल्कि ये एक्चुअली इसी की परम्यूटेशन है. लेकिन एक्चुअली 0 भी तो आ रहा है ना इसमें. हैं? 0 भी आ रहा है. हाँ, मैंने p minus 1 ली. 0 तब आता है जब मैं p भी ले लेता हूं. ठीक है, सारे के सारे p के ऊपर जाकर वो 0 चला जाता है. तो मैं p minus 1 तो ले ही नहीं रहा. p को तो मैं ले ही नहीं रहा. ठीक है, अच्छा. So can I write this thing? कि 1a multiplied by 2a multiplied by 3a multiplied by 4a multiplied by p minus 1a. That is nothing but 1 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by p minus 1. Can I say this thing? Yes sir. अगर अगर A1 A1 होगा है पर हाँ? A1 होगा तो ये हमारा जो मर्जी हो. जो मर्जी. यही मैंने बताया ना कि a जो मर्जी हो सारी उसकी उसके करस्पॉन्डिंग टू मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय p minus 1 लोगे तो एक्चुअली इसी की ही परम्यूटेशन है. ऑर्डर चेंज होगा और कम्यूटेटिव है. मल्टीप्लिकेशन तो मैटर नहीं करता. ठीक हो गया? ऑलराइट, दैट्स इट. व्हाट इज दिस थिंग? व्हाट इज दिस थिंग? And this is nothing but a to the power p minus 1 times 1 multiplied by 2 multiplied by 3 up to p minus 1 is equal to 1 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 4 multiplied by p minus 1. This thing or this thing crosses a to the power p minus 1 is equal to 1. This I can cut because I am working in modulo p. और मॉडुलो p करने का मतलब ये है कि यहाँ का हर वैल्यू यहाँ का इनवर्स होगा. ठीक है, तो ये मैं अब यहाँ पर ले जा सकता हूँ. ठीक है, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट होता तो मैं नहीं ले जा सकता. ठीक है, दिस कैन ओनली बी पॉसिबल अगर यहाँ पे पाई ना हो. ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ इसको मैं यहाँ ले जा सकता हूँ. सर ये स्टेप नहीं समझा. सर ये दो सेकंड लास्ट दोबारा बताइएगा. ये हमने कैसे बनाई लाइन? ये 1 मल्टीप्लाई बाय है, 2 मल्टीप्लाई बाय है, 3 मल्टीप्लाई बाय है, p minus 1 मल्टीप्लाई बाय. वो तो जैसे ये क्या है? ये कितने a's हैं? ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है ना. यस. तो मैं a's को अलग करता हूँ, 1 2 3 को अलग करता हूँ. तो ये a to the power p minus 1 हो जाएगा. ठीक है. और ये क्या हो रहा है? 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 से लेकर p minus 1 हो जाएगा. ठीक है, और ये मुझे पता है इसके बराबर है. यस सर. तो ये सारे क्रॉस हो गए. क्यों क्रॉस हो गया? बिकॉज़ आई एम वर्किंग इन मॉड p. ठीक है, इसमें हर एलिमेंट का इनवर्स होगा. तो मैं अगर 2 के इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइडों पे तो दोनों 2 कट जाएंगे. 3 के इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 कट जाएगा. ठीक है. एंड सो ऑन सो फॉर्थ. ठीक है, तो a to the power p minus 1 is equal to 1 in mod p. alright. Yes sir. So Fermat's theorem is done. Okay, एक छोटी सी बात और उसके बाद मैं ब्रेक लूंगा. वो ये कि ये जो फर्मात थ्योरम है ये एक्सटेंड होता है. इस क्लास से नहीं, इंटरफेस है ना. Implement है. वो इम्प्लीमेंट होता है. सॉरी. हो सकता है Actually, सर. Fermat's theorem is स्टैंड हो सकता है.
नहीं नहीं होता है इंटरफेस एक्सटेंड वो इंटरफेस एक्सटेंड होता है क्लास से कभी और पाई पास करो यार इधर आ जाओ। यार हो सकता है जावा पे छोड़ दो यार यार हो सकता है एक्सटेंड हो सकता है ये भी एक्सटेंड होता है Interface extend नहीं होता है होता है जी होता है Interface extend ओके जी हो सकता है यार सुनो यार तुम्हारी मेहरबानी यार अच्छा ये है कि अगर मैं प्राइम मॉड्यूलो में काम कर रहा हूँ ठीक है व्हाट इफ आई एम नॉट वर्किंग इन प्राइम मॉड्यूलो अगर मैं प्राइम मॉड्यूलो में काम ना कर रहा हूँ तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि याद है मैंने क्या कहा था व्हाट इज जीपी जीपी कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम 0 to p minus 1 व्हाट इज जीपी स्टार जीरो नहीं जीरो नहीं होगा 1 2 से लेकर p minus 1 ठीक है इसी तरह अगर मैं कह दूं ना z6 इसका मतलब क्या है 1 2 3 4 so 0 1 2 3 4 5 अगर मैं कह दूं z6 स्टार इसका मतलब पता क्या है 1 2 6 1 to 5 इसका मतलब है all those numbers which are relatively prime to 6 all those numbers which are relatively prime to 6 स्टार्ट कहां से होंगे 1 तो से आपने ये लिखा उधर भी because 0 इसका relatively prime नहीं ठीक है तो इसमें कौन से वैल्यूज आएंगे 1 2 नहीं आएगा 3 भी नहीं आएगा 4 भी नहीं आएगा 5 भी नहीं आएगा 5 आएगा 5 आएगा so only 1 5 यस ठीक है इस तरह मैं आपको कहूं z9 तो उसमें क्या क्या आएगा सर 1 आएगा 1 आएगा 4 आएगा 5 आएगा 5 आएगा 7 आएगा 7 आएगा 8 आएगा ठीक है ऑलराइट यस सर अच्छा बड़ी ही मजेदार बात कर रहा हूं ठीक है जो कि एक्चुअली इसकी एक्सटेंशन है वो ये है इसमें एक चीज इनेट थी वो ये कि ये जो नंबर a था ये a नंबर और p नंबर ये दोनों क्या थे रिलेटिवली प्राइम है ना एग्जैक्टली इसी तरह यहां पर भी एक चीज एक्सटेंड होती है हां इसमें हर नंबर उससे रिलेटिवली प्राइम होगा इसमें हर नंबर नहीं होगा इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि अगर मैं इन ये जो Z9 स्टार के मेरे एलिमेंट्स हैं ओके इंटरेस्टिंग बात है कि अगर मैं इनकी पावर्स लूंगा इन मॉड्यूलो 9 तो देखो क्या होता है मॉड 9 में मैं काम कर रहा हूं इसमें मॉड 9 में फ्लैक्स से मैं 2 की पावर लेता हूं पहले क्या आएगा 2 की पावर 1 2 2 की पावर 2 4 2 की पावर 3 नहीं नहीं 8 आएगा 2 की पावर 4 7 4 7 2 की पावर 5 2 क्या 2 आएगा हाँ 2 का 5 कितना होता है 32 और ये करो तो कितना आता है 5 और 2 की पावर 6 कितना होता है 64 64 9 का क्या होता है 1 क्या हो रहा है नहीं और मजेदार बात है हमने कहा था कि ये p का p minus 1 था यहाँ पर 9 का क्या आ रहा है जो 1 पर आके लिखा है जो सारे रिलेटिव प्राइम है उन एक्सीलेंट तो इस तरह a to the power p minus 1 था तो ये p minus 1 वो एंट्रीज थी जो कि उससे रिलेटिवली प्राइम थी तो अगर मैं किसी मॉड m में काम कर रहा हूं और m अब प्राइम नहीं है और मैं कोई भी एक नंबर लेता हूं a और a वो नंबर है जो कि m से रिलेटिवली प्राइम है रिलेटिवली प्राइम है इसका मतलब क्या है कि वो इसकी इसमें आता है फील्ड में आता है तो इसकी पावर अगर मैं ले लूं ये phi ऑफ m व्हाट इज phi ऑफ m phi ऑफ m इज द साइज ऑफ ये जो इसका रिलेटिवली प्राइम का साइज है जो कि यहां पे केस में कितना है 6 so a to this is congruent to 1 तो अगर मैं इसमें से कोई भी एलिमेंट ले लूं तो 5 to the power जो 6 होगी वो congruent to 1 होगी इन मॉड 9 सर a के ऊपर आपने क्या लिखा सॉरी a के ऊपर ये इसे कहते हैं phi m इसे कहते हैं ऑयलर एक मैथमेटिशियन था इसे कहते हैं ऑयलर टोशेंट फंक्शन ये कर ठीक है और इसका मतलब होता है इट्स नथिंग बट ए काउंट ऑफ रिलेटिवली प्राइम इन एनी मॉड्यूलो ठीक है सो जनरलाइजेशन ऑफ दिस कि अगर मैं किसी भी मॉड्यूलो में काम कर रहा हूं तो उसके कितने रिलेटिवली प्राइम है नंबर है ठीक है जिस मॉड्यूलो काम कर रहे हैं उसके कितने उसके कितने रिलेटिवली प्राइम नंबर
तो वो उसका ट्रांसलेट फंक्शन और उस फील्ड के अंदर कितने रेडिकल प्राइम कितने फाइनाइटली प्राइम क्या होगा आपने क्या होगा कि उस कोई भी नंबर मैं लेता हूँ उसका मैं अगर टोशन फंक्शन उसका उसकी पावर लूँ तो वो मेरा कॉन्ग्रुएंट टू 1 है। अच्छा ठीक है, ये फर्मा रिडल थ्योरम की जनरलाइजेशन है। ठीक है, और क्योंकि वहां पर m जो है वो p है और उसके लिए जो उसका टोशन फंक्शन होता है उसकी वैल्यू p माइनस 1। ये m जो है ये लेंथ ऑफ द सेट है, फंक्शन ये m जो है वो मॉड्यूलो है phi of m और phi ऑफ m जो है उसके रिलेटिवली प्राइम जो सेट है उसके साइज के लिए। ठीक है, साइज के उसके 1 2 3 4 5 फाइव कोई भी फाइव कोई भी नंबर है जो कि इसमें से मैंने लिया है और इसकी जो पावर है वो ये है जो कि इसका साइज है। yes sir तो 5 की पावर 6 जो है वो 1 आएगी। इस तरह अगर 8 की पावर 1 लूं तो वो भी 8 की पावर 6 जो लूंगा तो वो भी कॉन्ग्रुएंट टू 1 आएगी। इस तरह अगर मैं 4 की पावर 6 लूंगा तो वो भी कॉन्ग्रुएंट टू 1 टू की पावर 6 लेंगे तो वो कॉन्ग्रुएंट 2 की पावर हां 2 की पावर भी आएगी। ठीक है, 2 की पावर 6 लोगे तो वो भी आएगी। ठीक है, चलिए इसमें भी वही मजेदार बात होगी कि ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे नंबर होंगे जो कि जनरेटर्स होंगे और वो जनरेटर भला कौन से होंगे, वो जनरेट भी कौन से नंबर्स करेंगे उनकी जो के इसी फील्ड के जो रिलेटिवली प्राइम। ठीक है, ये ऐसा कोई नंबर जनरेट नहीं करेंगे जो कि रिलेटिव प्राइम ना हो। ठीक है, तो सर अगर हम 3 की पावर 6 लेते हैं तो वो नहीं होगा इसमें। इसमें 3 की पावर 6 नहीं आएगा, 3 की पावर 6 नहीं आएगा। कैलकुलेट करके देखते हैं, 3 की पावर 6 तुम निकालो तो एक्चुअली वो कॉन्ग्रुएंट टू 0 आ गई। 3 to 3 is 9 और 9 and 0 आ जाएगा। ठीक है, 6 भी नहीं आएगा इसी तरह। ठीक है, ओके लेट्स टेक अ ब्रेक। ये घड़ी सर हम 30 पे आ जाएंगे सर उस घड़ी में। हां 30 पे मैं तो अपनी घड़ी के मुताबिक तुम्हारा पानी था बैटल चली थी इसको पब्लिक करने की, पब्लिश करने की। ठीक है, तो आरएस से काफी मुश्किल है और इसे काफी पॉलिटिकली भी ये काफी इंपॉर्टेंट है आरएस से। ठीक है, तो एक और बड़ी मजेदार बात, ये जो हमने डेफी हेलमन की एक्सचेंज पढ़ा था, इट वाज डिस्कवर्ड इन 1974 and it was published on 1996. Yeah. So during all that time it was remained silent. The British government ने इसको नहीं publish किया। So that's how the things are. I mean, हमने जो अभी देखा है वो ये कि Fermat-Little theorem कहता है कि a to the power p minus 1 mod is congruent to 1 mod p. ठीक है? अच्छा, given p is a प्राइम यानी कि अगर मैं आपको बता दूं, there is a very interesting thing here कि अगर मैं कोई भी नंबर लेता हूं, ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई भी नंबर मिला हुआ n, ठीक है, अगर मैं इस नंबर n में कोई भी एक नंबर a ले लेता हूं और उसकी पावर में n - 1 कंप्यूट करता हूं, अगर वो कॉन्ग्रुएंट टू 1 आती है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है क्या वो प्राइम नंबर n prime n प्राइम नहीं। ओके, अगर n प्राइम है तो फिर ये स्टेटमेंट कंफर्म ठीक होगी, बट अगर ये स्टेटमेंट ठीक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्राइम है। इट कुड बी पॉसिबल कि ये प्राइम ना हो। एक्चुअली ऐसे नंबर जो कि इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है या तो वो प्राइम नंबर होता है या वो सूडो प्राइम भी कहलाता है। Okay? There are very few numbers जो के जिन्हें हम कार्माइकल नंबर्स कहते हैं। कार्माइकल नंबर्स जो सूडो प्राइम होता है, यानी कि वो इस प्रॉपर्टी को भी होल्ड करते हैं और वो प्राइम नंबर नहीं भी होता। तो ये सूडो प्राइम की वजह से ये वाइस वर्सा ट्रू इसीलिए ये बहुत थोड़े नंबर है। I mean don't know, फर्स्ट बिलियन नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें वो शायद 5-6 से ज्यादा नहीं है, बट
बट इट एक्चुअली ये स्टेटमेंट फिर भी आपको फिर भी प्रूव करनी पड़ती है, ठीक है। और एक और बात ये है कि देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम व्हिच इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम ये तकरीबन आज से 50-60 साल पहले से एटलीस्ट 30-40 साल पहले से ये प्रॉब्लम इज नोन टू बी वेरी वेरी हार्ड। वेरी वेरी हार्ड होता है मतलब हल ही नहीं कि अगर मैं तुम्हें कोई भी नंबर दे दूं और अगर मैं बता दूं कि ये नंबर दो प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन से बना हुआ है, ये नंबर दो नंबर्स की प्राइम नंबर की मल्टीप्लिकेशन बना हुआ है, और इमेजिन करो कि ये नंबर भी 100 डिजिट और या 200 डिजिट लॉन्ग है, ये भी 200 डिजिट लॉन्ग है, और ये n मैं आपको बता दूं और इसके प्राइम फैक्टर तुम्हें निकालना हो, तुम्हें निकाल सकते हो। इट इज नोन टू बी वेरी वेरी हार्ड। निकाल सकते हैं लेकिन मुश्किल होगा। It will not, you cannot solve it in practical. प्रैक्टिकल टाइम। अगर n बढ़ाओ n बढ़ाओ और प्राइम p और होने की q भी वजह बढ़े। इन दोनों की प्राइम होने की वजह से। Yes. n भी प्राइम होगा सर? n prime नहीं है because it's the multiplication of p and s. ठीक है? All right. This is known to be very very hard problem. ठीक है? और जिस तरह discrete log problem impractical था compute करना, जो अब आना algorithm आएगा RS से, वो actually इसके ऊपर build करता है कि factorization problem is also very very hard. ठीक है? All right. यहाँ पर मैंने क्या बात की थी कि जो हमारा फॉर्मालिटी थ्योरम कहता है कि अगर मैं प्राइम मॉड्यूलो में काम कर रहा हूं तो a to the power p minus 1 जो होता है वो कॉन्ग्रुएंट टू 1 हो जाता है। अच्छा, अगर मैं p की जगह पर एक ऐसे नंबर में काम कर रहा हूं जो कि प्राइम नंबर नहीं है, तो उसी के कोरिस्पोंडिंग जो उसकी zm स्टार होती है वो कैसे डिफाइन होती है कि वो ऑल दोज नंबर जो कि इस m से रिलेटिवली प्राइम है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल z9 स्टार जो है वो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 8 होगा। ये वो नंबर्स हैं जो कि इसके 9 के रिलेटिवली प्राइम है। ठीक है, जो इसकी जनरलाइजेशन है वो ये कहती है कि मैं अगर m मॉड्यूलो में काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे phi of m which is the size of z9 star or zm star, that is also congruent to 1 if I take this number to be one of the numbers of its field। और कौन से नंबर इस फील्ड में होंगे जो relatively prime होंगे। ठीक है, अच्छा एक थ्योरम है जो कि मैं प्रूव नहीं करूंगा, ये आपने अगर आपने करना हो खुद ही कर लीजिएगा। वो ये कि अगर मेरा नंबर एक n, अगर ये मेरा नंबर n है और मैंने इसका phi of n निकालना है, ठीक है, let's say n is p1 time p2 time p3 and so on. This is nothing but phi of p1 time phi of p2 time phi of p3 and so on. Okay? यानी इस नंबर के जो रिलेटिवली प्राइम नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, जो phi of p1 के होते हैं, टाइम phi of p2 के होते हैं, phi of p3 के होते हैं and so on. ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास n जो है वो है p1 p टाइम q, तो जिसका phi of n होगा वो क्या होगा, p टाइम p minus 1 टाइम q minus 1। सर मैं निशान भी लगी क्योंकि हमने देखा था कि p के जो रिलेटिवली प्राइम होते हैं वो कितने होते हैं, 0 को रिमूव कर दो तो p minus 1 हो गया, और p हमें पता है प्राइम है तो इसके p minus 1 हो गए और इसके q minus 1 हो गया। ठीक हो गया? All right, so far so good. All right. अच्छा, so there is one step I will do and after that I will go to reveal RSA. Okay. Let's say कि मैं P मॉड्यूलो में काम कर रहा हूँ। अगर मैं किसी चीज के P मॉड्यूलो में काम कर रहा हूँ तो अगर मैं इसके कोरिस्पोंडिंग जब पावर में बात करूंगा तो वो किस में काम कर रहा होगा, p minus 1 में काम कर रहा होगा, ऐसी है ना। okay. अगर मैं p मैं p मॉड्यूलो में काम कर रहा हूं, ठीक है, और इसके कोरिस्पोंडिंग में एक और नंबर जनरेट करता हूं, वो ये है कि d और e मेरे दो नंबर हैं और
ये है कॉन्ग्रुएंट टू 1 इन मॉड p माइनस 1। ओके, p माइनस 1 मैंने क्यों लिया? बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट इन पावर्स। ठीक है, बिकॉज हमने यहां पर जो रिमाइंडर लेना था वो p माइनस 1 से लेना था। ठीक है, p minus 1 प्राइम नहीं होगा। हाँ, p माइनस प्राइम नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये जो e होगा ना, ये e और p माइनस 1 ये दोनों रिलेटिवली प्राइम होंगे। ठीक है, तभी इन दोनों का तभी इसका इन्वर्स निकल सकता है ना। तो ये d e और p माइनस 1, e और e एंड p माइनस 1 आर रिलेटिवली प्राइम। ठीक है, तो ये d क्या है? सॉरी, d मैंने एक नंबर लिया है, so e एंड p माइनस 1 आर रिलेटिवली प्राइम। मैं एक इस अगर मेरे पास e और p माइनस 1 रिलेटिवली प्राइम है तो मैं ये d फाइंड कर सकता हूं। ठीक है, व्हाट इज d? d इज द इनवर्स ऑफ e। ठीक हो गया, इन विच मॉडुलो? p माइनस 1 मॉडुलो। ओके, एंड हियर इज समथिंग आई कैन डू। वो क्या है कि अगर मैंने कोई मैसेज भेजना है, ठीक है, ऑलराइट, अगर मैंने कोई मैसेज भेजना है, मैं एक काम करता हूं, ओके, बल्कि नहीं, किसी ने मुझे मैसेज भेजना है तो एक, चलो एक मैसेज छोड़ो, एक सिंपल सी मैं टेक्स्ट करता हूं, सी है, सी मेरा एक टेक्स्ट है जो कि मैं मॉड p में काम कर रहा हूं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इसकी पावर डी ई क्या होगी? मोड p में काम करें। हाँ, अगर मैं p में काम कर रहा हूं और ये चीज मुझे नोन है, ये चीज मुझे नोन है, ठीक है सर, तो ये चीज किसके बराबर होगी? 1 सी के। क्यों? क्योंकि ये ऊपर वाली चीज है, ये कंप्यूटर टू 1 वो p माइनस 1 के मॉड्यूलो में 1 के बराबर है। ये बात नहीं? तो ये चीज जो है वो c के बराबर है। Does it make sense? ये मॉड्यूल p में बात कर रहे हैं ना। Sorry? हाँ, मैं मॉड्यूलो p में बात कर रहा हूँ, लेकिन इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग की पावर होगी वो किस मॉड्यूलो में काम कर रही होगी? p माइनस 1। और वो मुझे पता है कि इस मॉड्यूलो p माइनस 1 में ये चीज इसके बराबर है। ठीक है, तो ये चीज 1 हो जाएगी, तो c टू द पावर 1 क्या होती है? c होती है। ठीक, ऑलराइट। इज इट पॉसिबल कि मैं एक ही डिजिट के अंदर एक और मॉड्यूल और उसकी पावर डिफरेंट मॉड्यूल में? सिर्फ इस केस में हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। सिर्फ फॉर्मल थ्योरम के इस थ्योरम की वजह से हम यहां पर कर सकते हैं, वरना आमतौर पे ये नहीं कर सकते। ठीक है, ऑलराइट। इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं है, तुम पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो। ठीक, ऑलराइट, ऑलराइट। Okay, let me move to RSA. Okay. आइडिया ये था कि प्रोटोकॉल इस तरह चलेगा कि मैं कुछ पब्लिश करूंगा, और पब्लिश क्या होगा? पब्लिश ये होगा कि जिस तरह से इंफॉर्मेशन मैंने अलगमाल में मैंने शो की थी, इस तरह मैं कुछ इंफॉर्मेशन शो करूंगा। अब्दुर्रहमान मुझे एक मैसेज भेजेगा उस इंफॉर्मेशन को यूज करके, और कोई भी उसे डिक्रिप्ट नहीं कर सकेगा। ठीक है, एग्जैक्टली वैसे ही। ऑलराइट, आइडिया ये कि मैं कुछ इंफॉर्मेशन प्राइवेटली कंप्यूट करूंगा। ठीक है, और क्या करूंगा कि जो कि बेस होगी इस प्रॉब्लम के ऊपर, फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम के ऊपर। ओके, सो हियर इज बॉब, जिसके थ्रू एलिस ने कम्युनिकेशन करनी है, लेकिन उससे पहले बॉब एक काम करता है। ओके, और वो क्या करता है कि बॉब कोई भी 2 प्राइम नंबर लेता है। ओके, और वो बहुत बड़े प्राइम नंबर है।
बहुत बड़े प्राइम नंबर है, ठीक है, 1000 डिजिट नंबर है या 200 डिजिट नंबर है, 500 डिजिट नंबर है, ठीक है। अच्छा, ऑलराइट। उसके बाद वो n लेता है जो कि एक्चुअली p इंटू, ठीक है, ऑलराइट, ऑलराइट। और अब वो क्या करता है, एक काम वो और करता है कि ये n उसे पता है जो कि p इंटू q है, तो कैन यू टेल मी कि व्हाट विल बी फी ऑफ n? बिल्कुल ठीक। हमें पता है कि जो फी ऑफ n है वो क्या है, p माइनस 1 इंटू q माइनस 1, ठीक हो गया, ऑलराइट, ओके। अभी तक कुछ भी इसने पब्लिश नहीं किया, ऑलराइट। अच्छा, एक काम वो और करता है, वो पहले वो एक नंबर लेता है e, p और q प्राइम, ठीक है, e एक नंबर लेता है जो कि p माइनस 1 इंटू q माइनस 1 से रिलेटिवली प्राइम होते हैं। क्या मतलब, इस नंबर में और इस नंबर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, व्हिच मींस इसका जीसीडी क्या है, 1 है। P और Q भी relative prime. p और q भी ऑफ कोर्स प्राइम है, तो रिलेटिवली प्राइम भी होंगे। P minus p और q रिलेटिवली प्राइम है, p माइनस 1 इंटू q माइनस 1 एक नंबर आएगा जो कि एक्चुअली क्या है, इसका टोशन फंक्शन है, ठीक है। इस नंबर, ये नंबर है, इस नंबर का अब एक और नंबर वो लेता है e जो कि इस नंबर से रिलेटिवली प्राइम होता है, ठीक है, और ये वो आराम से निकाल सकता है, रैंडमली जनरेट करता है और चेक करता है कि ये इससे रिलेटिवली प्राइम है या नहीं, ठीक है। अगर नहीं निकलता तो एक और रैंडम जनरेट करता है एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये भी बहुत बड़ा नंबर होगा या ये भी बहुत बड़ा नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। अब अगर e आपको पता, e इसने ढूंढ लिया, जो कि इतना मुश्किल नहीं है, वो रैंडमली जनरेट करके कर सकता है। e का उससे क्या है, रिलेटिवली प्राइम है, तो वो एक्चुअली ये कंप्यूट कर सकता है, d टाइम e इज कॉन्ग्रुएंट टू 1, ओके, d टाइम e इज कॉन्ग्रुएंट टू 1, ठीक है। तो एसेंशियली जो कि किसमें काम कर रहा है, मॉड p माइनस 1 टाइम q माइनस 1, ओके, डज दिस मेक सेंस, ठीक है। एसेंशियली इसने क्या निकाला है, इसने e और p माइनस 1 इंटू q माइनस 1 का एक्सटेंडेड जीसीडी निकाला है, उससे E का और उससे एक्चुअली क्या निकालेगा, E का d निकालेगा, ठीक है, ऑलराइट। एसेंशियली अब इसके पास क्या चीज है जो मैंने यहां पर लिखी थी, अब इसके पास क्या है, इसके पास एक e इंटू d है जो कि कॉन्ग्रुएंट है 1 के, किस मॉड्यूलो में, p माइनस 1 टाइम q माइनस 1, ठीक है। Now here comes the protocol. The protocol is B से आपने बॉब से कम्युनिकेशन करने का तरीका क्या है, बॉब क्या करता है, बॉब पब्लिक प्लेस के ऊपर कुछ अनाउंस करता है। अब अनाउंस क्या है, N और E, बस N और E, ठीक है। N और E अनाउंस कर देता है। अब एलिस की बारी आती है और एलिस ने कोई मैसेज भेजा है, ठीक है, क्या करता है, इस M की वो पावर लेता है E जो कि इसकी पब्लिक की है, किसमें, मॉड ऑफ N में, ओके, डज मेक सेंस। ये मैसेज पब्लिश कर देता है, ठीक हो गया, ऑलराइट। ये एसेंशियली एक C1 है और ये एक्चुअली C1 है, इसमें मॉड है, ये C1 भी पब्लिक ही है, ये C1 इसने जो मैसेज भेजना था इसने भेज दिया, ठीक है। पूरी दुनिया को भी ये पता लग गया कि इसने C1 भेजा क्या है, ठीक है। बॉब के पास आया, बॉब पे करता है, बॉब C1 की पावर लेता है
क्या इसके पास क्या चीज पड़ी थी? डी इसके पास थी D भी था, E भी था, N भी था, P-1 भी था, Q-1 भी था, और P भी था और Q भी था, ये बात याद रखना, ठीक है? तो एक्चुअली ये क्या करता है, ये सिर्फ इसको उठाता है, इस C1 की पावर ले लेता है D। C1 एक्चुअली क्या है? ये है M to the power E to the power D हो जाएगी, है ना? और ये इसने कंप्यूट करना है किसके अंदर? मॉड ऑफ n के अंदर। अब यू नो कि ये चीज जो E इंटू डी है, ये मॉड्यूलो P-1 इंटू Q-1 में किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो दिस विल कम्स आउट टू बी 1, जो चीज बच जाएगी वो क्या होगा? क्या आपको याद है हमने एक बड़ी मजेदार चीज की सर थी? इसका m वो पावर तो 1 हो गया, पर m का मॉड लेंगे n के साथ। क्या लेंगे? M का? m का मॉड n के साथ लेंगे। हाँ मॉड लेंगे। हम एक्चुअली ये इसने कंप्यूट क्या करना है? जो बॉब है, बॉब ने ये तो मैंने मैथमेटिकली बताया कि असल में आंसर ये आ जाएगा। कंप्यूट ये क्या करेगा? ये कंप्यूट सिर्फ वो जो फास्ट पावरिंग एल्गोरिथम उसके थ्रू C1 टू द पावर d निकालेगा n में। ये मैंने मैथमेटिकली बताया कि ये एक्चुअली m के बराबर आएगा। असल में इसने कंप्यूट क्या करना है? इसने करना है जो भी इसको C1 मिला इसकी पावर d ले लो फास्ट पावरिंग के थ्रू इन मॉड्यूलो n पास। बॉब जब एलिस को मैसेज भेजना चाहेगा इसी की रिप्लाई में, हां फिर वो क्या अभी तक उसने अपनी उसकी अपनी कोई की होगी। एलिस तो एलिस ने कॉरेस्पॉन्डिंग उसके पास अपना एक सिस्टम। हां उसके पास अपना सिस्टम होगा। इस तरह बॉब ने जब एलिस को भेजना होगा तो उसका कोई अपना सिस्टम होगा। एलिस ये है और एलिस ने बॉब को मैसेज भेजा, ठीक है? ओके, दैट्स हाउ दैट्स कॉल्ड RSA। ओके, इसी से एक और भी बहुत मजेदार एग्जांपल बनती है, इसे डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं। डिजिटल सिग्नेचर क्या चीज है? डिजिटल सिग्नेचर इस तरह की चीज है, बल्कि एक बड़ा मजेदार तरीका ये है कि बैंक जो है ना, बैंक आपके एक और मैं तरीका बताता हूं कि बैंक आपको वेरीफाई करना चाहती है, ठीक है? बैंक आपको वेरीफाई करना चाहती है। अब एक बहुत बड़ा एक और मैं प्रोटोकॉल बताता हूं जिसके थ्रू बैंक एक्चुअली तुमसे वेरीफाई करवा सकती है कि तुम असल में वो बंदे हो या नहीं। क्या तरीका हो सकता है? बैंक तुम्हें असल में क्या देती है? तो हर बंदे को एक उसकी प्राइवेट की देती है, जो कि एक्चुअली उसका डी होता है, ठीक है? जो भी उसको कार्ड देती है, उसे कार्ड एक्चुअली अब एक्चुअली वो क्या होता है? उस डी के कॉरेस्पॉन्डिंग उसके पास हर बैंक के पास ई होता है, ठीक है? क्या करेगा वो? बैंक क्या करेगा? बैंक कोई भी एक m लेगा, उस m की पावर e लेगा और कहेगा हाँ भाई इसे डिक्रिप्ट करो। वो क्या करेगा? वो सिंपल डी, वो उसकी बस पावर d लेगा, ठीक है, और वो उसे रिटर्न कर देगा। अगर वो मैसेज m के ही बराबर है जो कि बैंक के पास है, तो वो उसे वेरीफाई कर देगा कि ये तुम ही, अदरवाइज वो कहेगा ये तुम। और वो सेफ इसलिए है कि उसमें ट्राई एक ही होती है। सॉरी, सेफ इसलिए कि ट्राई एक ही होती है, वरना वो 4 डिजिट्स का कोड वाले सेफ ना होता। ये एक तरीका है, एक तरीके से क्या बैंक जो है वो इस तरह का हमारा वो एक डिजिटल सिस्टम बना सकता है। इस तकरीबन जितने भी हमारे ऑनलाइन सिस्टम्स हैं उसके बैकग्राउंड में इस तरह की चीज चल रही होती है, ठीक है? और बहुत मजेदार प्रॉब्लम्स है क्रिप्टोग्राफी के इससे रिलेटेड। फॉर एग्जांपल एक बड़ा मजेदार प्रॉब्लम जो मुझे बहुत ही पसंद है वो ये कि मैं क्लेम करता हूं कि मेरे पास इतने पैसे हैं, ठीक है? मेरे पास बहुत पैसे हैं, ठीक है? ये मैं क्लेम करूंगा, आई विल नॉट गोइंग टू शो यू कि मेरे पास कितने पैसे हैं, बट यू विल बी कन्विंस्ड कि उसका क्लेम है वो ठीक है। स्ट्रेंज है ना? ओके, एक और मजेदार एग्जांपल जो मैंने एक्चुअली इम्प्लीमेंट की थी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग क्या चीज है कि आई वांट टू बिल्ड अ सिस्टम जिसमें लेट्स से मल्टी पार्टी इलेक्शन हो रहा है, और इलेक्शन के अंदर बहुत ही कमाल किस्म की चीज जो है वो क्या है कि जो वोटर है ना, वोटर अपना वोट कास्ट भी करना चाहता है और वो करेगा, लेकिन किसी को भी नहीं पता लगेगा कि इसने क्या वोट कास्ट किया, किसको वोट दिया, ठीक है? वोटर किसी भी इवेंट, किसी भी इंस्टेंट पर खुद आइडेंटिफाई कर सकता है कि मेरा वोट चेंज तो नहीं हो गया, ठीक है? लेकिन अच्छा, कोई भी जो आपका जजेस के अलावा कोई भी बंदा ये
डिटरमिन नहीं कर सकता कि कौन जीता है कौन हारा है, ठीक है। एक और बात, जजेस जो हैं वो लेट्स से के 50 हैं, अगर 50 में से, अच्छा जजेस जो रिजल्ट कंप्यूट करेंगे वो भी ऐसा नहीं है कि सारे के सारे okay, कि अगर एक बंदा जो जज है वो कहीं एक, हम नहीं चाहते कि एक जज जो है वो रिजल्ट कंप्यूट कर ले। सो व्हाट विल हैपन इज कि 50 में से फॉर एग्जांपल जब तक 50% जजेस नहीं आएंगे तब तक रिजल्ट कंप्यूट भी नहीं होगा, और जब रिजल्ट कंप्यूट होगा तो वो ये होगा कि भाई ये बंदा जीता है ये बंदा हारा है, दैट्स इट। इमरान नहीं करना सारा के सारा इमरान खान से मिले आप, हैं सॉरी इमरान खान से मिले आप। खैर इट्स आई मीन द थिंग इज के इट्स अ नोन सिस्टम जो कि थ्योरेटिकली प्रूव होना चाहिए, इट्स रियली ब्यूटीफुल, बट द थिंग इज के टू कन्विंस द पॉलिटिशियंस इज नॉट इजी। यस सर। ठीक है, सो द थिंग इज के टू प्रूव देम कि भाई ये वाकई काम कर रहा है, तुम मानो वो आई मीन यूनिवर्सिटीज में ये चल रहा है, बट द थिंग इज के उसके लिए पॉलिटिशियंस के लिए ये बात कन्विंस करना इतना आसान नहीं है। वो क्यों कन्विंस होगा, वो हार जाएगा उससे। पता नहीं। खैर और भी इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि क्रिप्टोग्राफी में आई मीन जगह जगह आते हैं। आई मीन इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आई मीन ऑनलाइन भी बहुत सारे कोर्सेज हैं क्रिप्टोग्राफी के जो कि आई मीन तुम्हें ब्रेडफोर्ड में नहीं ऑफर होंगे, ठीक है, व्हिच इज वेरी वेरी सैड, बट द थिंग इज कि अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम खुद भी पढ़ सकते हो और कभी कुछ पूछना हो तो वो भी समझ सकते हो, ठीक है। चलो थैंक यू।